कईयों से पूछा है। अब ऑर्गेनिक अगर साथ पढ़कर नहीं आओगे कि खन्ना सर का टेस्ट हफ्ते बाद आना है, हफ्ते बाद ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तब तक सारी भूल भाल जाओगे। क्लियर? इसलिए ऑर्गेनिक घर जाके साथ साथ रिवाइज करना। और आज भी ना तुम्हें ऑर्गेनिक को पढ़ने के और लॉजिक्स ही आएंगे। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज आवर हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लियर? हमारा फर्स्ट चैप्टर ये आ गया हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स। पता क्या, देखोगे इस चैप्टर को मैंने डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 11th में याद है जब हाइड्रोकार्बन्स किया था, 4 टॉपिक्स थे उसमें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और फिर कौन सा था, बेंजीन। तो अगर तुम लोगों ने प्रदीप में देखा होगा, मैं क्या मोर देन 100 पेजेस में था। तो अगर मैं 100 पेजेस को ना बिना सोचे समझे पढ़ने बैठ गया, चला ये करते ये करते, फिर डाउट्स बड़े आएंगे। तो हम लोग ना जब भी ऑर्गेनिक करते हैं, जो मेरे साथ लास्ट ईयर थे, शायद ध्यान में, हम लोग एक क्राइटेरिया बनाते थे ऑर्गेनिक को पढ़ने का। तो देखो मैंने हेलोकेन्स 4 चैप्टर्स है, आगे सबके 2-2 3-3 सब पार्ट्स है, तो हमें 11 या 12 टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर 12 टॉपिक्स को बिना सोचे समझे पढ़ने बैठ गए फिर मुश्किल है। हम लोग ना लॉजिक्स बनाएंगे। सबसे पहला लेक्चर जब भी आएगा किसी चैप्टर का, दैट विल बी इट्स नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले इसका टॉपिक कवर करेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर। क्लियर? क्योंकि अगर मुझे नॉमेनक्लेचर नहीं आता तो आगे कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इसके बाद फिर सेकंड टॉपिक हर बार उठाएंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनको बनाने के मेथड्स आ जाएंगे। थर्ड नंबर पे फिर हमारा टॉपिक हर बार आएगा स्टडी ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टडी ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब तुम लोग बुक में पढ़ोगे ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनका कलर दे दिया, इनकी डेंसिटी दे दी। क्लियर? मुझे कलर डेंसिटी से कोई लेन देन नहीं है। हम लोग ना 2 प्रॉपर्टीज सबसे डिटेल में उठाएंगे, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक मेल्टिंग पॉइंट के कंसेप्ट, और सेकंड आ जाएगा देयर कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। सेकंड देयर कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट आएंगे हर बार। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टडी ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टडी ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी। इसके बाद ना फिर 2-3 क्वेश्चन जनरल से आते हैं। एक इनकी यूजेस केमिकल्स की, इनकी केमिकल्स की यूजेस क्या है। क्लियर? और एक फर्स्ट चैप्टर में तो नहीं, सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आएगा, हाउ टू डिस्टिंग्विश देम। हाउ टू डिस्टिंग्विश देम, पता क्या, अगर स्कूलों में तुम्हारे करा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉपर, कोई ऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल किया है? ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक, हाँ जी, हाँ सॉल्ट एनालिसिस तो वो तो आगे इनऑर्गेनिक के बेस पे। ऑर्गेनिक है ना, अभी देखना तुम्हारे स्कूलों में अगर प्रैक्टिकल नहीं कराए, कॉपी में फिल जरूर कराएंगे, हाउ टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड कीटोन्स, हाउ टू आइडेंटिफाई आवर अल्कोहल, फिनोल्स, एसिड्स, अमाइंस, इन सब के कंफर्मेटरी टेस्ट आते हैं। क्लियर? अनवी वहीं बैठना है, इधर आना, इधर आ जा। तो इन सब के आगे डिस्टिंग्विश करने के क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्लियर? अब देखो तुम्हें ना ऐसे क्राइटेरिया मिल जाएगा पढ़ने का। कैसे? जैसे आज अगर सपोज मैंने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तक तो पहुंच जाना है, अगर मैंने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किए तो तुम्हें कल स्ट्राइक रहेगा कि खन्ना सर ने ना आज पक्का है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करानी है। अगर फिजिकल कवर किया तो पक्का है खन्ना सर ने आज ना इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को उठाना है। तुम्हें समय ना ऑर्गेनिक को पढ़ने का एक रास्ता मिल जाएगा कि पढ़ना कैसे है। ये तो 4 चैप्टर्स को मैं तो कह दूंगा लगाते रहो, रट्टा रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको लॉजिक मिल जाएगा। अब ना तुम बच्चों का साथ ही क्वेश्चन क्या आता है, खन्ना सर इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन जो इन चैप्टर्स का आता है दैट इज क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। आपको यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। जैसे देखो अभी कल कराया था मैंने आपको, एक प्राइमरी हेलो एल्केन दे दिया, एक टर्शरी, पूछता था दोनों में से कौन ज्यादा एक्टिव है। तो मीन्स आपको सीबीएसई में क्या होगा, रीजन दे दो, कंपटीशन में क्या होगा, इन्हें अरेंज कर दो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, ऐसे इनके क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आगे जाकर एसिड्स करेंगे, कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन एसिड वीक है। क्लियर? विच विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फास्ट, विच विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस स्लो, ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इनके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वो सारे रीजनिंग के आ गए। सेकंड ना तुम में से तुम्हारे ग्रुप में ना इस पर दोनों जो 12th के हैं, उम्मीद तो कम है कि कोई मुझे दिसंबर में जाके पूछेगा खन्ना सर बता दो मेन मेन क्या पढ़े। तो नहीं तो मैं सबसे क्या कहता हूँ, और कुछ करो या ना करो, इस चैप्टर में नेम बेस्ड सेक्शंस है। तो आपके सीबीएसई के पेपर में पक्का है
ये नेम बेस्ड सेक्शन डायरेक्ट आती हैं, 2 या 3 नेम बेस्ड सेक्शन डायरेक्ट आएंगी। नेम बेस्ड सेक्शन के साथ एक आएगा टॉपिक मैकेनिज्म्स। तो अभी ना तुम्हारे किसी के स्कूल में था, पता नहीं नाइट आपके अंश या किसके स्कूल में टेस्ट था अभी आपके ही, तो मैंने ना उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारी नेम बेस्ड सेक्शन, मैंने ना तुम में से किसी ने एक बार कहा था खन्ना सर मुझे तो पक्का पकाया मटेरियल चाहिए, मुझे सारी नेम बेस्ड सेक्शन इकट्ठी कर दो। तो नोट्स में तो मैंने जगह जगह दे रखी थी, लास्ट पेजेस में मैंने उनके कहने पे ना सारी नेम बेस्ड सेक्शन इकट्ठी कर दी चारों चैप्टर्स की। तो इनके फर्स्ट मैंने सेंड किए थी, और मैं क्या 2 तो आई थी उनमें से, सैंडमेयर और गेटरमैन, 2 रिएक्शन के तो शॉर्ट नोट्स आए थे, वो आपके नेम बेस्ड सेक्शंस के ही थे। तो पता क्या, 2-2 नंबर के 4-5 नंबर की ये और 3 नंबर की मैकेनिज्म, मीन्स 8 या 9 नंबर का पेपर तो इन दोनों पे ही है। एक स्टूडेंट कहता खन्ना सर 8-9 नंबर के लिए जितनी ये नेम बेस्ड सेक्शंस है, ये आगे जाके ना हमारे पास यूज आएगा एक, टू कंप्लीट द रिएक्शंस, टू कंप्लीट द रिएक्शंस। यहाँ पे रिएक्शंस को कंप्लीट करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? अगर ये नहीं आए तो सबसे गंदे क्वेश्चन जो आखिर में आते हैं वो आता है इनका पैराग्राफ, पैराग्राफ आ जाए, या फिर आ जाए क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन्स। तो पता क्या, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इतनी कन्वर्जन्स नहीं उठाते, फर्स्ट चैप्टर में तो ना अभी स्टार्टिंग पढ़ने के लिए है। जैसे सेकंड चैप्टर, थर्ड पे, फोर्थ पे जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास ये कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस आने लगते हैं। कन्वर्जन रिएक्शन बेसिकली क्या है, व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस मोर देन वन स्टेप। कैसे? देखो एक सिंपल सा रिएक्शन था, मैंने क्या किया, मीथेन को, क्लियर, कन्वर्ट किस में करना है, एक बार CH3Cl, एक बार क्या होगा इसी को आगे और ट्रीट कर दूं तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ C2H6। तो जब यहाँ पर मेरे पास जो कंसेप्ट आया रिएक्शन का, दैट वाज जस्ट कंप्लीट द रिएक्शन। पर जब मैंने क्या किया, सीरीज ऑफ स्टेप आ गए, मोर देन वन स्टेप, देन दैट इज आवर कन्वर्जन। वो कन्वर्जन है कि एक को पहले दूसरे में कन्वर्ट किया, दूसरे को किस में कन्वर्ट किया, तीसरे में। इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। कभी क्या होगा, आपको ABCD करके आ जाएगा, हमारे होता है ना CBS के 5 नंबर का क्वेश्चन, और सबको होता है कोई ऐसे टाइप आएगा, ऐसे टाइप नहीं आते। मुझे याद है 1-2 बार ऑर्गेनिक की रिएक्शंस आ गई, एक एक नंबर की 5 रिएक्शंस आ गई, A to B, B to C, C to D। कहीं उन्होंने स्टार्टिंग मटेरियल दे दिया, कहीं पे अटैकिंग रिएजेंट दे दिया, कहीं पे कुछ दे दिया, ऐसे इनके क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए। क्लियर? इसलिए ना ये सारे हमारे कन्वर्जन्स, और आखिर में ये तो हर बार आपको डिस्टिंग्विश करने का क्वेश्चन आता ही आता है, डिस्टिंग्विश करो, नहीं तो ये पैराग्राफ में यूज आ जाता है। जैसे देखो मुझे ना एल्डिहाइड और कीटोन्स का एक टेस्ट याद था, कौन सा था इनका, सिल्वर मिरर टेस्ट। वो सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, तो मैं आपको क्या करूँगा, कंपाउंड दे दूंगा। अगर किसी को याद हो 11th में मुझसे किया था, मैंने आपको लिखा CH3CH2, मैंने यहाँ पर आपके साथ लिखा CH3, साथ में मैंने यहाँ पर कर दिया CH2, और इधर कर दिया CHO, इधर मैंने कर दिया CH3CO और CH3। ये 2 कंपाउंड्स आ गए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पेपर में आपको इन सबको अगर इकट्ठा कर दूँ, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन ये फार्मूला है। मैं आपको कह दूंगा डज नॉट गेट सिल्वर मिरर टेस्ट, और आगे कोई रिएक्शन दे दूंगा, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस केमिकल रिएक्ट्स विद। क्लियर? जब मैंने आपको डज नॉट रिएक्ट विद सिल्वर मिरर टेस्ट, डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, तो हमें एल्डिहाइड वो टेस्ट देते थे, अभी मैंने आपको कंपाउंड बेसिकली क्या दे दिया, कीटोन, और इसकी मैंने रिएक्शन पूछ ली, हाउ दिस रिएक्ट्स विद अमोनिया। तो अमोनिया के साथ ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी करेगा, पर प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। इसलिए ना डिस्टिंग्विश के ये आते हैं। तो तुम में से बड़ा स्टूडेंट ना लास्ट डेज में क्या कहते हैं, खन्ना सर मुझे ना बस सारी कन्वर्जन से एक बार करा दो, या ये डिस्टिंग्विश करा दो। पता क्या, मैं क्या 6 या 7 टेस्ट सारे हैं, 6 या 7 टेस्ट में मैंने सारे के सारे एल्डिहाइड्स और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिस्टिंग्विश कर देना है। जैसे 11th का अगर किसी को याद हो, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को डिस्टिंग्विश करना है, कौन सा टेस्ट किया था, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, है ना। अभी लास्ट लेक्चर भी मैंने आपको टिप दिया था कि अगर मेरे पास ब्रोमीन का सोल्यूशन है, ब्रोमीन का, तो वो क्या करेगा, सेचुरेटेड वाले नहीं रिएक्ट करेगा, अनसेचुरेटेड रिएक्शन में पार्ट ले गया। क्यों? उनमें डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या था, आसान, आगे ब्रोमीन अटैच हो गया। क्लियर? ऐसे इनके ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। और एक ना जब मैं बिल्कुल नया नया पढ़ा रहा था, मैंने खुद क्या किया था, ये जो नेम बेस्ड सेक्शंस है, अगर आप प्रदीप की बुक उठाओगे, प्रदीप ने उसे पहली रिएक्शन अल्फाबेटिक दे दी, एल्डोल कंडेंसेशन। मुझे याद है एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन में है 3rd चैप्टर में, और हमारी जो 1st चैप्टर में रिएक्शन आनी है फिंकलसीन और स्वार्ट्स, वो कहाँ बैठी थी, आखिर में। तो पहला साल जब मैंने लाइव का पढ़ाया, शायद मैंने भी वहीं से ना कॉपी पेस्ट करके बच्चों को दे दिए थे कि ये रिएक्शन याद करो। फिर धीरे धीरे इनके लॉजिक्स बनाए। हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेम बेस्ड सेक्शन है, तो देखो तुम में से कोई अगर ध्यान से देख रहा है,
सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आ रहे। अभी पहली नेम बेस सेक्शन जो यहाँ पर आएगी दैट विल आवर हेलोजन फॉर्मेशन, हेलाइड्स फॉर्मेशन। तो पहली रिएक्शन कौन सी आएगी, फिंकलसीन। तभी तुम्हें ना मेरे साथ लॉजिक्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कि इस नेम बेस सेक्शन का यूज कहाँ पे है और क्या होगा। देखना जैसे मेरे पर आज कोई नया रिएक्शन आया मैं पीछे वाले रिवाइज कराता हूँ, तो तुम्हें देखना धीरे धीरे मेरे साथ ना फर्स्ट लेक्चर मुश्किल लगेगा, थर्ड या फोर्थ जैसे जैसे नेम बेस सेक्शंस आएंगी तुम्हें धीरे धीरे याद होनी स्टार्ट हो जाएंगे। करना सर पहली फिंकलसीन है, दूसरा स्वार्ट्स है, थर्ड ये है, तुम लोग अपने आप। और दिसंबर के दिनों में ना बड़े स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर आके मुझे कभी नेम बेस सेक्शन कभी मैकेनिज्म लिख कर दिखा देते हो, ऐसे धीरे धीरे याद होती जाएगी। क्लियर। अब ना जब इनके देखो क्वेश्चंस करेंगे, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनमें मैंने कभी मॉलिक्यूल को तोड़ना नहीं है। क्लियर। फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हर बार हम लोग यहाँ पर इनके सिर्फ फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन देखेंगे। क्लियर। और जब मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई वहाँ पे मॉलिक्यूल को तोड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहला ना डाउट तुम्हारा रीजनिंग में यही आता है। कैसे, अगर मैं बात करूँ वाटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मैंने लिक्विड को हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, लिक्विड से गैस में चला गया। वाटर जब लिक्विड से गैस में गया जब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी। अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो गया तो दैट इज आवर फिजिकल प्रॉपर्टी। पर जब मैंने बोला अल्कोहल एम्फोटेरिक है, तब अल्कोहल एम्फोटेरिक है, कब बना एम्फोटेरिक, जब अल्कोहल टूटा, टूटकर उससे मुझे क्या दे दिया H प्लस और OH माइनस। केमिकल में मैंने मॉलिक्यूल को तोड़ना है और जब भी करूँगा फिजिकल प्रॉपर्टीज वो जस्ट लुक फॉर देयर फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन, मैंने सिर्फ उनके फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन देखने हैं। रहेगा ये डिफरेंस ध्यान में दोनों में कि फिजिकल में सिर्फ मॉलिक्यूल में फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन और जब केमिकल है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स को क्या तोड़ना शुरू कर देंगे। और पता है क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में मुझे जो ध्यान रहता है सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है दैट इज वैन डर वाल फोर्सेस। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो यहाँ पर आएगा दैट विल बी आवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन दोनों के बीच में क्या घूमेगा मेरे पास, डाइपोल इंटरेक्शंस। इनके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन, मेरे ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक्स है। सीबीएसई में कई बार सिंपल यही आ जाते हैं। हाँ कंपटीशन में या सीबीएसई में और गंदे क्वेश्चन डालने मैं सारे डाइपोल के केस से डाल दूंगा, सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस डाल दूंगा, ऐसे कंफ्यूज करेंगे कैसे। अब देखो मुझे वैन डर वाल का ना सिंपल सा एग्जांपल याद है, वो कौन सा था, RH। इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मुझे सिंपल सा एग्जांपल याद है वो क्या है, अल्कोहल। और इसका मुझे क्या सिंपल सा एग्जांपल याद है, RH। अगर याद करो 11th क्लास में ये एल्केन एल्कीन आइंस में किया था, तीनों में सबसे वीकेस्ट फोर्स था दैट वाज वैन डर वाल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल अगर 11th भूल गए, 12th में मैंने कराया था सॉल्यूशंस में। क्लियर, इनकी सॉल्बिलिटी के बेस पे किया था, सॉल्बिलिटी के बेस पे। RH याद है, इस पे चार्ज किया पार्शियल पॉजिटिव और इस पे चार्ज किया नेगेटिव, तो इनमें डाइपोल इंटरेक्शंस आ रही हैं। क्लियर, तो पक्का था अगर मैं इन्हें अरेंज करूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो ये आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। किस्मत अगर अच्छा रहा ना ऐसे ही केसेस आएंगे, तीनों अलग अलग आ जाएंगे। हाँ जब मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करना है सारे के सारे हेलोकेन्स दे दूंगा, सारे के सारे अल्कोहल दे दूंगा, वहाँ पे क्या होगा रीजनिंग थोड़ी सी और अलग होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर सिंपल सा लॉजिक दूँ, मैंने आपको ये एल्केन दे दिया एक CH3Cl, नेक्स्ट मैंने आपको कर दिया CH3CH2Cl, थर्ड मैंने आपको कर दिया CH3CH2CH2 और Cl। क्लियर। अब देखो इस सीरीज में पक्का है सारे डाइपोल इंटरेक्शंस आ गए। Cl को मैं पकड़ूंगा नहीं क्योंकि तीनों को मैं साइज सेम है। क्लियर, पहले में एक कार्बन, दूसरे में दो, तीसरे में तीन। तो मुझे एक सिंपल सा लॉजिक याद था, आपसे बड़ी बार रिपीट भी किया है। जैसे जैसे मेरा मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन बढ़ेंगे, तो पक्का है बॉइलिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम। क्लियर, ऐसे ना हमारे सीरीज को पढ़ने के कंसेप्ट है कि किसको पकड़ना है, उसको पकड़ कर बस सीरीज के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। अब बताओ ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले एक लॉजिक मिला पढ़ने का कि खन्ना सर ने अगर आज मेथड किया तो फिजिकल करेंगे, फिजिकल किया तो आज पक्का केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। और पता क्या, इनकी असाइनमेंट डिस्कशन सबसे बड़ी रहती है कि जब चैप्टर खत्म होगा तब तो जनरल रिएक्शंस है। और एक और ध्यान रखना, जब मैं रिएक्शन सेंटर में लिख रहा हूँ ना वो तो जनरल है, जब भी मैं बोर्ड के साइडों पे चला गया कभी इधर कभी इधर तो भी मैं उनके अब एप्लीकेशन में चला गया उन रिएक्शन को कैसे डिफरेंट फॉर्म में यूज में लाना है और कुछ नहीं। क्लियर। अब करिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक क्या लिखा था आज, हेलोकेन्स सेलुलोज नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे ना नॉमेनक्लेचर का भी अगर तुम्हें पहले लॉजिक दूँ, मैंने दिया RH और यहाँ पर मैंने क्या दिया बेंजीन के साथ ये यहाँ पर भी X कर दिया। अब ना पहले वाले को मैंने थोड़ा एक्सपैंड किया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और Cl। इधर भी मैंने इसे एक्सपैंड किया, यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ गया Cl। क्लियर।
अब तुम में से एक कहता है मुझे खन्ना सर ठीक है दोनों कार्बन सीएल के बॉन्ड है, क्या डिफरेंस है, पर तुम में से ना जिसने पहले 2 लेक्चर प्रॉपर लगाए थे उसने कहा खन्ना सर यहाँ पे ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, और ये जो कार्बन है सर आपका क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है। तो हमें पहला नॉमेनक्लेचर इसी लॉजिक पे आ जाएगा, कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज, या वो क्या हाइब्रिडाइज है sp2, इनके बेस पे आएगा। ये स्टूडेंट कहता खन्ना सर इनका कराना क्या है, क्यों कराओगे ऐसे कंसेप्ट। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन सीबीएसई में अगर आ जाए या कंपटीशन में आ जाए किस्मत से, तो क्या था दोनों में से रिएक्टिव कौन होगा ज्यादा, कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा, फर्स्ट या सेकंड। शुक्र है मैं क्या ये सेकंड बोले कोई बात नहीं, इसने लेक्चर छोड़ रखा था क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन क्या थी sp3, बॉन्ड लेंथ बड़ा था, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा तो वी रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो पक्का हमारा ये एक्टिविटी ऑर्डर आ रहा है। इससे पहले जो 3 लेक्चर लगाए ना वो टाइम पास नहीं था कि चलो टाइम पास करें, पहले लेक्चर में आपको याद है हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट क्लियर किए थे, क्लियर। तो अब बताओ एक लॉजिक मिला, क्योंकि इसमें अब तो देखो और भी आगे जा सकता था, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, आएगा इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि लास्ट लेक्चर में याद है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कहाँ आते थे रिंग में, तो ये डबल बॉन्ड नहीं आ गया। सिर्फ डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या था मुश्किल, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना क्या था आसान, पहले लेक्चर में किया था बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी, क्लियर। अब बताओ नॉमेनक्लेचर का पहला लॉजिक क्लियर हुआ, क्लियर। अब इस लॉजिक के बेस पे ना अब मैं आपके साथ नॉमेनक्लेचर प्रॉपर कर सकता था। यहाँ पे फर्स्ट आ गया कार्बन हैविंग, कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड, having functional group attached is, यहाँ पे इसको क्या कर दिया is sp3 हाइब्रिडाइज, पहला केस ले लिया is sp3 हाइब्रिडाइज, फर्स्ट कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज। इसका पहला एग्जाम्पल जो हमारा टॉपिक आएगा दैट विल बी आवर एल्काइल हेलाइड्स, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे एल्काइल हेलाइड्स आ जाएगा। एल्काइल हेलाइड्स को जो मैंने जनरल फार्मूला दिया है, जनरल फार्मूला वो मेरे पास क्या आ गया RX आ गया, एल्काइल हेलाइड्स का जनरल फार्मूला। अब ध्यान रखना ऑर्गेनिक में जब भी मैंने आपको X मेंशन नहीं किया, खुद मेंशन नहीं किया, तो X ऑलवेज स्टैंड फॉर हेलोजेंस, पकड़ त्रिशा। तो एल्काइल हेलाइड्स क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये जो फर्स्ट एल्काइल हेलाइड्स आए क्लियर, इनका जनरल फार्मूला RX, जब तक ऑर्गेनिक में मेंशन नहीं किया तो दिस X स्टैंड फॉर हेलोजेंस, ये हेलोजेंस है, क्लियर। इसका देखो अगर मैं सिंपल सा भी फार्मूला लिखूँ कार्बन, यहाँ पर CH3Cl, इसका अगर नेक्स्ट एग्जांपल कॉमन सा लिखूँ तो ये CH3 और CH2Cl आ जाएगा, क्लियर। एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर इससे होगा क्या, पहले को अगर एक्सपैंड करूँ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ गया Cl, ऐसे अगर इसको एक्सपैंड करूँ कार्बन कार्बन, क्लियर, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया Cl, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया। आगे ये दो केसेस, आगे दो केसेस। अब तुम बताओ इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड थे, 4 आ गया हाइब्रिडेशन sp3। नेक्स्ट वाले में भी कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने, 4, तो दोनों sp3 हाइब्रिडाइज आ गया अल्काइल हेलाइड्स का। अब याद करो अगर इनका कॉमन नेम लिखते थे कॉमन, तो इनका कॉमन नेम क्या होता था मीथाइल क्लोराइड, और अगर दूसरे का लिखूं यहाँ पर तो इसे नाम क्या देते थे इथाइल, इथाइल क्लोराइड। एक स्टूडेंट क्या था खन्ना सर आप ऊपर तो लिख कर बैठे थे हेलो एल्केन्स, क्लियर, याद है वो IUPAC नेम आ गया, हेलो मीन्स Cl, तो Cl से क्या बन जाएगा क्लोरो, तो इसका IUPAC नेम मेरे पास क्या आ गया क्लोरो मीथेन, और दूसरे का मेरे पास IUPAC नेम यहाँ पर क्या आ गया क्लोरो इथेन, एक का क्लोरोमीथेन और एक का क्या आ गया क्लोरोइथेन। अब बताओ यहाँ पर एल्काइल हेलाइड्स का इतना लॉजिक है क्लियर रहेगा, रहेगा इतना लॉजिक क्लियर RX का। और ये मत सोचना यहीं पे नॉमेनक्लेचर रोक दिया, अभी सिर्फ आपको फंक्शन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करा रहा था, और नंदनी होगा क्या इस चैप्टर में ऐसे कर रहा हूँ, सेकंड चैप्टर जब अल्कोहल फिनोल करेंगे तब भी नॉमेनक्लेचर ऐसे ही आएगा,
थर्ड एल्डिहाइड कीटोन में भी ऐसे आएगा। इसलिए ना मेरे साथ जब ऑर्गेनिक कराते थे वो ये बोलते हैं, कहते हैं इनको रट्टा मत लगा और टेंशन मत ले, कैसे याद करोगे, इतनी बार रिपीट होंगे ये सारे नाम मुझसे, धीरे धीरे याद होते जाएंगे। आज तो बस था इनको क्लासीफाई किस लॉजिक में कर रहे थे, जब यूज करेंगे क्वेश्चन में, रीजनिंग में, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद अब जो सेकंड आए यहाँ पर, सेकंड टाइप, इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया एक एलिलिक, एलिलिक हेलाइड्स। बोल दो क्या लिखा मैंने, ये एलिलिक हेलाइड्स। एलिलिक से कुछ स्ट्राइक कर रहा है, एलिलिक एल्कीन्स, है ना। तुम्हारी बुक में ना ये ऐसे दे रखा है, तुम्हारी बुक में ये ऐसे दिया एग्जाम्पल। क्लियर। ये एग्जाम्पल था ना, मुझे खुद रट्टा लगाने में छुट्टी हो जाएगी। और एक ना सच तुम्हें से, अभी मैंने भी ये स्टार्ट कर दिया, कईयों ने मुझे क्या बताया था दूसरे ग्रुप में, खन्ना सर हमें तो लाइन डायग्राम भी नहीं आते, तो मुझे एक बार नॉमेनक्लेचर एंड करने देना, थोड़े से केस और उल्टे सीधे उठा लेंगे। क्लियर। तो एक स्टूडेंट ने कहा खन्ना सर मैं तो रट्टा लगा लूंगा, और मुझसे याद है जब वो किया था कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड तक लेकर गया था, सीधे फॉर्मूले लिख दिया कि रट्टा लगाओ, कोई लॉजिक बनाता था इसे हटा दो इसे हटा दो। ऐसे ही इसमें क्या करें, मैंने क्या किया, इस पार्ट को इंटैक्ट रखना है, इस पार्ट को इंटैक्ट रखना है। अगर इस पार्ट को इंटैक्ट रखा, देखो यहाँ पर मेरे पास कार्बन पे एक एच, यहाँ पर सेकंड एच, और यहाँ पर Cl इंटैक्ट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट कार्बन है इसको मैंने एल्कीन कर दिया। अगर इसे एल्कीन कर दिया दैट मीन एच को बाहर करके एलिलिक पड़ा था, एलिलिक से मुझे स्टार्ट करके स्ट्राइक कर गया क्या था, एल्कीन, तो ये एल्कीन ग्रुप ले आया। अब इसकी भी अगर कोवलेंसी पूरी कर दूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर। ये सुना मुझे साथ ही क्या बोलता, सर आपने हाइब्रिडेशन चेंज कर दी, sp2 कर दी। मैंने sp2 कर दिया कार्बन, ये जरूर sp2 है, पर मैंने आपको हेडिंग क्या दिया है, कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप अटैच इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये कार्बन तो देखो अब भी sp3 है। क्लियर। तुम्हारी बुक में ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बना हुआ, तुम्हारी बुक में कैसे बना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या कर दिया CH2Cl। तुम्हारी बुक में ये ऐसे दिया है एलिलिक हैलाइड। क्लियर। पर मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया ताकि मुझे लॉजिक्स मिलने स्टार्ट हो जाए। क्लियर। तो अब बताओ ये एलिलिक हैलाइड्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ कैसे था। ये एक आता, ये कॉमन नेम थे, ये IUPAC। क्लियर। तो ये इसका आ गया एलिलिक हैलाइड्स। क्लियर। अब ना दूसरे ग्रुप में एक ने कहा खन्ना सर इसका भी नाम बता दो। अब देखो एक ने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की, एक ने नंबरिंग इधर से, कहाँ से स्टार्ट करूँ नंबरिंग, इस साइड से या इस साइड से। वो डबल बॉन्ड पे था ना, अगर डबल बॉन्ड था 1 2 3, तो 3 क्लोरोप्रोपीन आ गया इसका नाम। फिर नंबरिंग एल्कीन को प्रेफरेंस था, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 3 क्लोरो, और साथ में वर्ड क्या आ गया, प्रोपीन। और एक ना तुम्हें से कोई पूछ रहा था खन्ना था इसका नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जैसे है, ये नाम सारा रनिंग हैंड में है। क्लियर। पर इनमें गैप्स है ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन में पूरी जगह गैप नहीं था, सिर्फ एक जगह गैप था जब हमारे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे 4 क्या होता था, नेगेटिव। इनमें सब में गैप्स है, इनमें कंटिन्यूटी कहीं नहीं है, पर नाम रनिंग हैंड में है। और अभी भी तुम्हें रिलैक्सेशन दे रखा है, पहला लेटर कैपिटल कर दो, बाकी सारा नाम रनिंग हैंड में, जैसे मर्जी कर दो। क्लियर। तो ये आ गया मेरे पास एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक के बाद यहाँ पर थर्ड आ जाएगा, दैट इज आवर बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर। अब शायद तुम्हें से किसी को तो ट्राई करेगा, अगर बेंजाइलिक हैलाइड है, इधर मैंने H और Cl को तो इंटैक्ट रखा है ना। अब क्या करूँ, यहाँ पर एल्कीन को बाहर करके बेंजीन रिंग ले आए, यहाँ पे बेंजीन रिंग ले आए। अब भी देख इस कार्बन की हाइब्रिडेशन फिर 3 है, sp3 घूम रही है, अब भी 4 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। तो ये आ गया बेंजीलिक क्लोराइड। ये तुम्हारे रीजनिंग के क्वेश्चन से में बड़ा आएगा फॉर्मूला, आधे स्टूडेंट ना फॉर्मूले में कंफ्यूज रहते हैं। तो बस मैंने किया क्या, पहला आपको बस सिंपल सा ये याद था मुझे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर मेरे पास क्या था एक्स, इसको बाहर करके एक बार एल्कीन ले आया और एक बार क्या ले आया, बेंजीन रिंग। तीनों में सिमिलरिटी था, कार्बन वॉज sp3 हाइब्रिडाइज। और एक ना इसके दो तरह के नोट्स बना रखे हैं, जैसे मैं इतना स्टार्टिंग में नहीं बोला, मैं कहूँगा खन्ना साहब बोल ही जा रहे हैं, शुरू कब करेंगे। इसके दो तरह के नोट्स हैं, अगर तुम्हारे कभी बहन भाई मुझसे बड़े साल पहले पढ़े, वो हैंड रिटन नोट्स थे। तब मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, मेरे दिमाग में क्या था, कम स्पेस में तुम्हें ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को मिल जाए। तो मुझे यूनिवर्सिटी का याद था अपने सर का, वो सर क्या करते थे, हमें ना चीज़ों को ब्रीफ अप कराते थे। तो मैं कहा पूरा चैप्टर अगर आप हैंडल के उठाओगे ना बुक में, मैं ख्याल 70 या 60 पेजेस में तो है,
60-70 पेजेस में, तो 60-70 पेज पढ़ने मुश्किल है। मैंने वहाँ पे क्या किया, 6 या 7 पेजेस हैंड रिटन में मैंने सारे कंपाइल कर दिए। और तुम लोग ना कोई रिएक्शन उसमें पढ़ के बता देना, खन्ना सर ये आपने कवर नहीं की या ये पेपर में आ रखी है। दूसरे फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन नोट्स को मैंने फिर कंप्यूटराइज कर दिया। जो हैंड रिटन नोट्स है ना, वो क्या हुआ, 3-4 साल तो वही करता रहा। 3-4 साल बाद क्या हुआ, एक बार जब उसे फोटो कॉपी के लिए दिया, जिसको दिया ओरिजिनल कॉपी दे बैठा, और उसका लगा ने उसमें ना पानी गिरा दिया या पता नहीं चाय गिरा दी, तो सारे नोट्स मेरे उसने खराब। तो फिर मैंने दोबारा वो हैंड रिटन बनाए। उसके बाद फिर मैंने फोटो वो कर लिया, इनको कर दिया कंप्यूटराइज में। फिर मुझे एक मिल गया था अपना टाइपिस्ट, उससे सारे भी मैंने कंप्यूटराइज कर दिया। क्लियर। तो अब मेरे बड़ों को होता है, खन्ना मुझे ये नोट्स दे दो, वो दे दो, एक बार मैं दोनों शेयर कर दूंगा। क्लियर है, वो तो देने ही देने मैंने कंप्यूटराइज। अगर तुम्हें से किसी को वो भी चाहिए हैंड रिटन, वो भी है, दोनों चाहे उनमें ना, ये सारा जो नॉमेनक्लेचर है मैंने मेरे ख्याल आधे पेज में आमने सामने दे रखा है। क्लियर। अब बताओ ये तीनों का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर अब तीनों का कंसेप्ट क्लियर है, तो दूसरी साइड अब जब मेरे पास यहाँ पर नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, सेकंड केस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन, कार्बन एटम हैविंग, कार्बन एटम हैविंग फंक्शनल ग्रुप, having functional group attached, having functional group attached is, इस बार इसे क्या कर दिया यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर। सेकंड साइड अब इधर क्या आ गया, कार्बन एटम हैविंग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर। लिख लो पहले ये हेडिंग, कार्बन एटम हैविंग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये मैं आप सबसे पूछ नहीं रहा था, ये नोट कर लिया ना सबने, कोई रहता तो नहीं था। अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज आ गया। मैंने क्या किया, अपना इन दोनों के सामने इधर फर्स्ट और इधर मैंने सेकंड टाइप कर दी। क्लियर। इधर फर्स्ट और सेकंड टाइप कर दिया मैंने। क्लियर। मैंने देखो अब इनके सामने लिखा है। क्लियर। इनके सामने ना मुझे इनका नाम तो याद था, इनको हम लोग क्या बोलते थे, दीज आर नोन एज आवर विनाइलिक हेलाइट्स। इनको नाम क्या दे दिया, विनाइलिक हेलाइट्स। अब पता क्या किया मैंने, ये जो सामने लिख कर बैठा था इसे, इसमें से क्या किया, CH2 को हटा दूं बीच में से, हटा दें CH2 को बीच में से। अगर मैंने CH2 को बीच में से हटाया तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड H H H, और इसके साथ यहाँ पर Cl ग्रुप आके अटैच हो गया। मैंने क्या किया, इस पार्ट को हटा दिया। अगर इस पार्ट को हटाया तो कार्बन सीधा Cl से अटैच हो गया। अब बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आ गया हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर। और किसी को तो याद हो, ये विनाइलिक 11 का जो मेरे साथ है, शायद किसी को तो याद होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स करते थे, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वहाँ पे इसी से बनाया था पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ज़्यादा यूज़ कहाँ करते थे, फॉर सीवरेज पाइप्स। क्लियर। वहाँ पे यूज़ किया था सबसे ज़्यादा। ऐसे ही अब लास्ट यहाँ पर कौन से आ गए, हेलोकेन्स के साथ क्या लिखा है मैंने, हेलो एरीन्स, या इनको एक और बुक्स में नाम क्या रखा है, एराइल, एराइल हेलाइट्स, एराइल हेलाइट्स, हेलोरिन्स, या क्या आ गए, एराइल हेलाइट्स। अब इसका भी बना सकते थे फॉर्मूला। क्या करूँ, इसमें CH2 को हटा दें बीच में से, हाँ जी हटा दूँ CH2 को। अगर CH2 को हटा दिया तो यहाँ पर बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट मेरे पास कौन सा Cl ग्रुप आ गया। तो इनको नाम क्या दे दिया, हेलोरिन्स, या एक और नाम क्या दे दिया, एराइल हेलाइट्स। हेलोरिन्स और एराइल हेलाइट्स आ गए। क्लियर। अब तुम लोग बताओ मैंने चैप्टर का नाम क्या लिखा है, हेलोकेन्स और हेलोरिन्स। क्लियर। लिख लो पहले ये फॉर्मूला। गुड, एटलीस्ट अब आपका ये देख रहा था, तुम लोग सारे साथ साथ नोट कर रहे थे। धुल ऊपर कर दिया ये, किनके करेंगे वो जब आगे टॉपिक्स मूव करेंगे। हाँ वो मैंने अभी शॉर्ट में था इसलिए ऐसे लिख दिया, ताकि वो तो मुझे आगे जब कंसेप्ट चाहिए तब चाहिए। अभी ये सर्कल भी शो कर सकते थे। हाँ जी धुन कर लिया नोट। अब देख यहाँ पे ना हमारे पास ये दो टॉपिक्स डिटेल में है। अगर अब देखो इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट कर देता, मैंने यहाँ पे डिटेल में एक ये टॉपिक उठाना है और एक ये टॉपिक उठाना है।
क्लियर। दैट मीन दोनों को डिटेल में कैसे पढ़ना है, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल सारी आ जाएंगी। फिर एक स्टूडेंट क्या कहता है, खन्ना सर ये जो बीच में 3 लिखे आज भी टाइम पास किया, तो ये 3 बीच में क्यों लिखे। क्लियर। पता क्या है, ये जो बीच में घूमेंगे एलिलिक, बेंजिलिक और विनाइलिक, ये सारे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स में है। कैसे, सपोज मैंने ना आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया सीबीएसई के पेपर में या कंपटीशन में, मैंने आपको दे दिया CH3, इधर दे दिया CH2Cl, इधर मैंने आपको दे दिया CH2, इधर कर दिया डबल बॉन्ड CH और Cl, दोनों की रिएक्शन कर दी किसके साथ, विद एक्वस QH, दोनों की रिएक्शन कर दी विद एक्वस QH। क्लियर। तो आपने क्या किया, मुझे जल्दी में खन्ना था बन गए प्रोडक्ट, तुम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया CH3 CH2OH और इधर क्या कर दिया KCl। ऐसे नेक्स्ट में भी क्या किया आपने, CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर भी क्या कर दिया OH और साथ में क्या कर दिया KCl। मैं अगर तुम्हारी जगह होता मैं पक्का यही करके आ जाता खन्ना सर, आपने तो कहा था कार्बन Cl बॉन्ड को तोड़ो, ये करो वो करो। क्लियर। पर अब ना तुम्हें से एक ने मुझे कहा नहीं सर इस बार आपने गलत कर दिया, ये जो सेकंड रिएक्शन है ये बेसिकली फिजिबल ही नहीं थी, इस बार सेकंड रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है, सिर्फ पहला रिएक्शन में पार्ट ले सकता दूसरा नहीं। क्या लॉजिक लग रहा है, क्यों। पहले वाले को अगर एक्सपैंड करो, कार्बन क्या था sp3 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन कौन सा था sp2, किसको बॉन्ड को तोड़ना आसान था, sp3 को। दैट मीन दिस वाज हाईली रिएक्टिव, इसमें ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आ जाएगी। सेकंड केस में नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए ज़्यादा। मैंने टेम्परेचर तो कहीं मेंशन ही नहीं किया, टेम्परेचर हो गया, हाँ अगर मैं देखता 100 डिग्री है, 20 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, वो अलग बात है। पर एक्वस की वजह से मैंने टेम्परेचर तो मेंशन ही नहीं किया, तभी रिएक्शन और टेकिंग प्लेस है रूम टेम्परेचर। तो पक्का है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो बॉन्ड लेंथ क्या था, बड़ा है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम, सो दिस वाज मोर रिएक्टिव इन नेचर एज कम्पेयर टू दिस, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया इनका। इसमें कहता है चलो सर इसमें आ गया, तो इसमें क्या है, इसमें क्यों कंसिडर किया है। अब क्या किया नेक्स्ट केस, मैंने अब थोड़ा सा आपको घुमा दिया, मैंने अब आपको दिया CH3 CH2 और Cl, नेक्स्ट मैंने आपको कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर मैंने कर दिया CH2 और Cl। इस बार इन दोनों को रेड कर दिया किसके साथ, विद एक्वस QH, एक्वस QH। अब ना तुम्हें से एक ने क्या देखा, ये कार्बन भी sp3, ये कार्बन भी sp3, दोनों sp3 है, तो मेरे जैसे ने क्या किया, खन्ना सर दोनों की रिएक्टिविटी सेम है। क्लियर। मैं अगर तुम्हारे से होता मैं कहता खन्ना सर का लॉजिक आ गया sp3 सेम, तो मैंने दोनों की रिएक्टिविटी सेम कर दी। तो मेरे साथ ना ऑर्गेनिक ऐसे ध्यान रखना, अगर एक चीज़ सेम आ गई फिर मैं दूसरे पे चला जाऊंगा, दूसरा सेम आ गया फिर तीसरे पे चला जाऊंगा। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और अगर आगे लेकर जाता है, इसे ब्रेक करते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2 और साथ में CH2 प्लस मिलेगा। इसको बताओगे, अगर ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो मुझे क्या मिलेगा इंटरमीडिएट, इसे तोड़े तो मुझे क्या मिल रहा है CH2, इधर क्या मिल रहा है CH और इधर क्या मिल रहा है CH2 प्लस। ऊपर वाला इंटरमीडिएट याद है कौन सा था, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी। सेकंड ये बना, कराया था तुम्हें इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक। तो यहाँ पर क्या था, ये जो बनाया मैंने सेकंड केस, इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। अगर इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो मेरे पास एक और फिगर बनेगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH और यहाँ पर क्या आ गया CH2, अब प्लस चार्ज इधर आ गया। अब तो लो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है, ये पहला ज्यादा स्टेबल लग रहा है या दूसरा, कौन ज्यादा स्टेबल है इंटरमीडिएट, ये फर्स्ट वाला या ये सेकंड। बड़ी बात टिप दे दी है, मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी, तो ये रेजोनेंस स्टेबल नहीं हो गया। अगर रेजोनेंस स्टेबल हो गया तो इसके बनने के चांसेस ज्यादा हो गए, दैट मीन दिस बिकम्स मोर रिएक्टिव इन नेचर, ये रिएक्टिव क्या हो गया नेचर में ज्यादा। अब क्या हुआ कंपटीशन में, मैंने आपको यहाँ पर इसे नंबर कर दिया फर्स्ट, इसे नंबर कर दिया सेकंड और इसे मैंने नंबर क्या कर दिया थर्ड, और एक को है ना अगर मेरे जगह खन्ना था कंपटीशन तो बाद में, पहले सीबीएसई तो निकले, ये तुम्हारे सीबीएसई में रीजन आ जाएगा, कंपटीशन में बड़ी बार आए, इन तीनों को अरेंज करो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो अगर तुम में से किसी को मेरे साथ क्लियर हो रहा है, तो सेकंड की रिएक्टिविटी क्या थी सबसे ज़्यादा, और ये जो थर्ड है इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, और फर्स्ट इन दोनों के बीच में घूम गया, तो हमें पक्का था ये आ गया इनका यहाँ पर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। इससे ना नॉमिनलेचर जो कराया ये नहीं था कि चलो आज थोड़ा और टाइम पास कर लें, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ये कभी नहीं आएगा व्हाट डू यू मीन बाय लिलिकलाइट गिव सूटेबल एग्जांपल, आज तक नहीं आया, तुम्हें ऐसे इनके क्वेश्चंस आएंगे। और ऑर्गेनिक आसान पता कैसे लगेगी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो उसी में आंसर है। जैसे जब इसकी असाइनमेंट दूंगा, मैंने उसमें एक क्वेश्चन यही दिया है, कौन सा दिया आपको,
एक लिया मैंने क्लोरोप्रोपेन और एक कौन सा लिया आपने एल्डिहाइड हैलाइड विच रिएक्ट्स मोर इजीली विद एक्वस क्यूएच। क्लियर, तो पक्का था एक्वस क्यूएच से ये जल्दी रिएक्ट करेगा। क्यों? इस बॉन्ड को तोड़ना आसान और साथ में क्या था ये रेजोनेंस स्टेबल है। अगर मैं दे दूं ये और विनाइल क्लोराइड विच इज मोर रिएक्टिव, असाइनमेंट अगर दूंगा ना जब देखना दूसरा या तीसरा क्वेश्चन यही है इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेस पे। जब जाओगे एमसीक्यू में सबसे कॉमन क्वेश्चन अभी तक का यही आ रखा है, इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब बताओ पूरा नॉमेनक्लेचर का लॉजिक क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ क्यों ऐसे स्ट्रक्चर्स कर रहा था? अब मुझे ना मेरा उम्मीद तो बड़ी थी, इसे तो नहीं अब एक्सपैंड करके दिखाने की जरूरत, ये sp3 है या sp2 है। क्लियर, अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ना जब दूसरे ग्रुप में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया उन्हें कईयों को नॉमेनक्लेचर लाइन डायग्राम के बेस पे नहीं आता था, तो तुम लोग सोचकर आंसर देना। मैंने आपको एक केस ये दे दिया और एक केस ये कर दिया। क्लियर, बताओ कि पहले वाले का नाम क्या लिखूं? क्लोरो, हाँ जी, क्लोरोपेंटेन, ब्यूटेन। हाँ, मैंने कहा कि पेंटेन के बेस पे तो देखो यहाँ पे जब इनकी काउंटिंग करूँ तो याद है ये बैंड से, ये बैंड हमेशा कार्बन रिप्रेजेंट करते थे और जो टर्मिनल पार्ट था ये मीथाइल ग्रुप होता था। क्लियर, इससे जब भी ऐसे केसेस आते हैं ना जब मैंने आपके साथ ये हेलोल्केन्स हेलोरीन्स करना है, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन आएंगे ये जो फिगर्स बनाए हैं। क्लियर, तो जब ये था तो मुझे ध्यान है 1 2 3 4 कार्बन है तो मैंने 4 कार्बन कर दिए यहाँ पर। इस कार्बन के साथ साथ में क्या है Cl, आगे तो बस इनकी कोवलेंसी पूरी करनी थी, बन गया पूरा फॉर्मूला। ऐसे अगर नेक्स्ट वाले में पकड़ो अब कितने कार्बन है? 5 आ गए, एक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5, ये बीच वाले पे Cl आ गया। क्लियर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी CH3 आ गया। तो ये फर्स्ट केस बन गया और ये सेकंड केस बन गया, बन गए दो। इनका पेपर में पता क्वेश्चन कैसे आएगा, थोड़ा देखकर आराम से मुझे आंसर देना है। इनमें प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है या टर्शरी कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो शायद चलो अब आप बता दो ये पहले वाला प्राइमरी है सेकेंडरी टर्शरी? गुड, अगर प्राइमरी का मानते हो सारे प्राइमरी। ये तो मैंने आपको लॉजिक्स दिया था, जिसको अभी भी डाउट आता ना कहता था इस कार्बन को पकड़ लो जिसपे हमारे पास कोई चार्जेस है, इस कार्बन पे एक Cl चला गया, 2 हाइड्रोजन, 3 पोजीशन गई, 3 पोजीशन गई तो दैट मीन एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, पक्का है। दिस वाज आवर प्राइमरी। तो चल अब ध्रुव आराम से सोच कर ये वाला कौन सा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? है ना, गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दो को अगर मैं पकड़ूं तो मुझे ना अल्काइल ग्रुप नहीं ध्यान रहता। तो तुम्हें से एक स्टूडेंट एक बार मिला था, कहता खन्ना साहब मैं तो हाइड्रोजन पकड़ कर चलता हूँ। तो देखो एक हाइड्रोजन और एक Cl, 2 पोजीशन गए, तभी 2 पे अल्काइल ग्रुप भी घूम रहा है, तो पक्का था ये मेरे पास सेकेंडरी आ गया। अब शायद लास्ट वाला साथ ही बता दो कि जैसे ही मैंने ये किया और अगर घर जाके आप देखोगे ना या किसी के स्कूल में जब कराया है, ये 3 केस बड़े कॉमन है इनके हेलुल केस के जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मान एक तो साथ ही मान गया खन्ना सर ये टर्शरी है, एक स्टूडेंट अभी भी नहीं माना खन्ना सर टर्शरी कैसे है। तो कार्बन पे क्या था Cl, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3 आ गया। अब ये दो नाम तो आपने बड़े अच्छे बोल दिए थे, ये क्लोरोब्यूटेन आ गया और ये आपने बोला 3 क्लोरो और कितने थे 5, 3 क्लोरोपेंटेन आ गया। अब इसका सोचकर आराम से आंसर देना। इसका नाम एक तो आसान था जो मुझे आसान लगता है, 3 मीथाइल टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एक नाम तो आसान ये आ गया। दूसरा नाम क्या लिखूं इसका? IUPAC। पूरी छुट्टियों में तूने नॉमेनक्लेचर पे लगाया था टाइम, तो बता फिर इसका नाम क्या लिखें, सोच तो सही। हाँ चल प्रॉप आगे। हाँ जी, इसका नाम क्या लिखूं? टू, टू कॉमा क्या बोला आगे? टू टू कॉमा करता कब? जब दोनों मिथाइल होते हैं, ये अलग अलग है। तो दैट मीन इसका नॉमेनक्लेचर अब ये 1, ये 2 और ये 3 आ गया। 2 पे क्लोरो, 2 पे कौन सा मिथाइल है, अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? तो इसका नाम मेरे पास क्या आ गया, 2 क्लोरो और आगे क्या आ गया 2 मीथाइल, 2 मीथाइल और आगे में जो आप प्रॉप बोल रहे थे
प्रॉप से क्या बन गया यहाँ पर, प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। एक स्टूडेंट ने मैंने जैसे ऐसे नंबरिंग की, उसने क्या किया, तन्मय कहता खन्ना ऐसे नंबरिंग मत करो, ये 3 इधर कर दो, तो मेरी ना आदत बड़ी रहेगी, मैं टर्मिनल पोजीशन में ग्रुप को घुमाता हूँ। ये टर्मिनल पोजीशन सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। क्लियर, तो ये बेसिकली टर्मिनल नहीं हो गया, ऐसे कर दूँ या ऐसे कर दूँ, वन एंड सेम थिंग नहीं है। तो जो आपने कहा तानिश, वो आता अगर 2-3 मिथाइल ग्रुप पे घुमा रखे होते हैं, फिर 2-2-3 कर देता ट्राई मिथाइल, इन सबको अलग अलग आ गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और आखिर में क्या आ गया, प्रोपेन। और मानते हो ये कौन सा आ गया, टर्शरी। दे दूँ पेपर में तीनों को, रिएक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर करो। क्लियर, तो जिसको ये स्ट्रक्चर एक्सपैंड कर, इसमें ना ऑर्गेनिक आसान तब लगेगी जो तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आया उस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर लो, तोड़ दो। जितना तोड़ोगे कोई ना कोई लॉजिक मिलना स्टार्ट होगा। जैसे देखो आज भी बिल्कुल स्लो चल रहा था कि एक बार तुम्हें मेरे साथ ऑर्गेनिक पढ़ने का लॉजिक मिल जाए कि पढ़नी कैसे है, ऐसे तुम्हें ऑर्गेनिक आसान लगेगी। नहीं तो मैं भी क्या करता, बुक में नॉमेनक्लेचर दिया देकर सीधे मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता। और तुम बच्चों को ना ताकि क्लियर होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये थे। अब बताओ, इससे पूरा एक नॉमेनक्लेचर का लॉजिक क्लियर हुआ सबको? क्लियर सबको नॉमेनक्लेचर का? अगर नॉमेनक्लेचर क्लियर है, अब मैं भूल गया आगे क्या लिखकर बैठा था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आज सबसे पहले यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स। आ जाएंगे फर्स्ट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स। पता क्या, जब मैंने अपने टाइम दिया था ना पीएमटी का पेपर, हमारे टाइम में, अब तो आपका नीट नाम हो गया, जेई हो गया, हमारे टाइम में क्या होता था, पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट। क्लियर, तो हमारे टाइम में क्या 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 15 फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, और बायो के भी ऐसे ही आते थे। क्लियर, तो हमारे वो 6-6 नंबर के होते थे। वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, गिव सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल केस। अब नहीं आता, किसी पेपर में भी नहीं आता। अब तुम्हें हर मेथड का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन है। ये किसी पेपर में कोई आगे मुझे नहीं तो पढ़ा देना खंडा सर, मेरी मैम ने डाला क्वेश्चन, गिव सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल केस, किसी के भी नहीं आना। क्लियर, क्यों, अब आते ही नहीं ऐसे, सारे हम लोगों ने बाइफरकेट कर दिया डिफरेंट पार्ट्स। तो पहला मेथड हमारे पास जो आएगा दैट इज फ्रॉम एल्केन्स। पहला मेथड मेरे पास यहाँ पर आ गया फ्रॉम एल्केन्स। क्लियर, एल्केन्स। एल्केन्स अगर तुम्हें से किसी को याद हो 11th क्लास में हम लोगों ने मीथेन को रेड किया था विद क्लोरीन, किसकी प्रेजेंस में, लाइट। लाइट, तो याद है। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे ना, एक स्टूडेंट मुझे क्या कहा, खन्ना सर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन है। क्लियर, मेरे जैसे ने कहता खन्ना सर इतनी स्पेस है, ठीक है, एक सीएल इधर ऐड कर दो, एक सीएल इधर ऐड कर दो। कर सकता था ऐड, क्यों, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड ही 4 बनने हैं, 4 बॉन्ड बने हुए। तभी जब भी एक अगर सीएल एंटर किया तो एक हाइड्रोजन को बाहर जाना पड़ेगा, है ना। एक ग्रुप अगर एंटर कर रहा है तो एक को बाहर जाना पड़ेगा। 11th क्लास में किसी को याद हो, इस सेक्शन को नाम दिया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा, इधर से H और इधर से Cl, HCl बाहर आ गया, HCl बाहर। तो इसमें पहला प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 और Cl बन गया फर्स्ट प्रोडक्ट। अब अगर किसी को 11th क्लास का याद है मेरे साथ, तो अभी भी 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पर CH2Cl2 बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास एक और CHCl3 बन सकता है। ऐसे ही मेरे पास एक और CCl4 बन सकता है। एक ना ऑर्गेनिक में याद रखना, मैंने 11th में भी कहा था, मुझे रिएक्शन की बैलेंसिंग नहीं चाहिए। क्लियर, मुझे ऑर्गेनिक पे ना सिर्फ मेजर प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो तुम्हें जो कोई देखता खन्ना सर सीएल दो, या तो आपने लाइन लगा दी सीएल्स की। क्लियर, तो मुझे ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं चाहिए, हमें ऑर्गेनिक में सिर्फ इनके मेजर प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर, तो देखो यहाँ पर पहला क्या बना, मोनोक्लोरो, दूसरा डाइक्लोरो, थर्ड ट्राई और फोर्थ टेट्राक्लोरो बन गया। सारे मीथेन भी घूम रहे हैं। इसलिए ना इस मेथड को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्यों, इसमें मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलता है। वी गेट फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्केन्स। इसलिए इस मेथड को ना सिर्फ कन्वर्जेंस में यूज लाना है और कहीं नहीं। और कन्वर्जेंस में अगर हमें एक दे रखा है रिलैक्सेशन, वो रिलैक्सेशन क्या दे रखा है, तुम्हें जो प्रोडक्ट चाहिए उसी को पकड़ कर बाकी की रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लो। क्लियर, तो वहाँ पे जरूरी नहीं है मैंने पहले को पकड़ना लास्ट, मैं देखता हूँ मुझे प्रोडक्ट्स क्या चाहिए, उसी के बेस पे से मूव कर देंगे। क्लियर, तो ये पहला मेथड आ गया बनाने का। अब तुम्हें से ना एक ने मुझे रोक दिया, खन्ना सर रिएक्शन पूरा नहीं लिखा। तुम लोग बताओ ये रिएक्शन मैंने पूरा लिख दिया, हाँ जी,
अब मैकेनिज्म वो 11th में रह गया, अब मैकेनिज्म नहीं आएगा। जैसे आपको कहा था मैंने, किसी को ना खन्ना था हाइड्रोकार्बन आपने कवर नहीं किया, हमारा हाइड्रोकार्बन सारा का सारा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ना कहीं टॉपिक्स आते रहेंगे। कोई हेलोल के मुझे ना हाइड्रोकार्बन की जब ऑर्गेनिक खत्म हो जाए बताना खन्ना सर ये रिएक्शन आपने नहीं कराया, सारी रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं ना कहीं। क्लियर। तो यहाँ पे ना एक और हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते थे, वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट वो क्या बनता था, C2H6। इसलिए अब एमसीक्यू का ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स ईथेन इज आल्सो फॉर्म्ड एज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। अगर अब तुम लोग थोड़ा सा लॉजिक बनाओ, बताओगे ये Cl2 कहाँ से टूटेगा, कहाँ से टूटेगा, सेंटर से। अगर से सेंटर से टूटा क्या देगा, फ्री रेडिकल। तो दैट मीन अब किसी को याद आ रहा है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी। पहले स्टेप में फ्री रेडिकल को जनरेट किया था, दूसरे स्टेप में फ्री रेडिकल क्या करता था, प्रोपागेट। लास्ट स्टेप में क्या करता था, ये सारे फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करते थे। तो देखो यहाँ पर दो फ्री रेडिकल घूमते थे, CH3 डॉट और Cl डॉट घूमते थे, ये दो फ्री रेडिकल। अब क्या था, मैं इनको पकड़ के तो नहीं रिएक्शन करा सकता, इधर पकड़ू CH3 डॉट, इसको पकड़ू Cl की, आपस में कंबाइन कर जाओ। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो ये प्रोडक्ट तो बन गया। इसे ना देना, मैंने ऑर्गेनिक में बड़ी रिएक्शंस ऐसे आएंगी जिनमें प्रोडक्ट्स अलग गया, मैंने क्या A और B कर देता हूँ। एक पॉसिबिलिटी तो यही था, A और B कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3Cl। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है, B और B आपस में कंबाइन करते हैं तो ये Cl2 गैस की एवोल्यूशन आ गई। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों A आपस में कंबाइन करते हैं, अगर दोनों A आपस में कंबाइन कर गए तो यहाँ पे CH3 और CH3 ये नहीं बन जाएगा, इथेन की फॉर्मेशन नहीं आ गई। इसलिए 11th क्लास में ना तुम लोग ये करते थे मैकेनिज्म के बेस पे, पहले सब में क्या होता था, फ्री रेडिकल को जनरेट, ये रिएक्शन को आगे लेकर जाता था, मीन्स वो चेन को क्या करता था, प्रोपागेट। और आखिर वाले स्टेप में आप कॉपी में देखने जाकर मेरे से स्टूडेंट या जहाँ पे भी आप लास्ट ईयर पढ़ते थे, लास्ट स्टेप यही लिखा होगा, फ्री रेडिकल्स को आपस में कंबाइन कर दिया। तो मुझे रट्टा नहीं लगता, मैं इनको ए बी लिख लेता हूँ। तो एक पॉसिबिलिटी क्या था, ए और बी कंबाइन करते, फिर CH3Cl बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बी आपस में कंबाइन कर जाए, थर्ड ये दोनों ए कंबाइन कर जाए, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ईथेन आल्सो एज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। नहीं तो अगर तुम्हें से किसी ने ध्यान दिया है, आज मैंने पहली कन्वर्जन क्या लिखी थी, CH4, इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया था, CH3Cl, और इसके आगे किस में कन्वर्ट किया था, C2H6। तो देखो आज पहले स्टेप की इंट्रोडक्शन नहीं दे दी, दे दी फर्स्ट की। अगर सेकंड की भी आप में से किसी ने आज साथ ही करना है, इधर कार्बन एक है, इधर कितने कार्बन है, दो। 11th क्लास में किसी को याद हो जब हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करते थे, एक रिएक्शन की थी कौन सी, वुड्स रिएक्शन, उसका यूज क्या था, उनमें कार्बन बढ़ते थे। तो हमें जब भी मैंने कार्बन को बढ़ाना है, कार्बन को इंक्रीज करना है, एक लेवल की क्लास की वुड्स रिएक्शन को पकड़ लूंगा, उससे मेरे कार्बन क्या इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो देखो दो रिएक्शंस का लॉजिक आ गया, इसलिए ये पेपर में आता नहीं है, कई साल पहले क्वेश्चन आ रखा है, व्हाई दिस मेथड वॉज डिस्कार्डेड, इसे डिस्कार्ड क्यों किया, क्योंकि क्या था, वी नेवर गेट फॉर्मेशन ऑफ प्योर हेलोल्केन, यहाँ पे वी गेट फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, ये सारे मिक्सचर आ गए। क्लियर। अब बताओ पहला मेथड के लॉजिक भी सारे क्लियर हुए, क्लियर। कौन सा, ये तो कन्वर्जन्स के क्वेश्चन जब जाएंगे, अभी नहीं, ये तो अभी तो सिर्फ यही रिएक्शन मूव किया बस। आपको कहता था ना जब मैं साइड पे चला गया, मीन्स इसकी कहना कहीं एप्लीकेशन स्टार्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने इसको एप्लीकेशन में ले गया, रिएक्शन को एप्लीकेशन में जाकर। अब एक और रिएक्शन, ये नोट कर लिया सबने, हाँ जी। ये चाहे मत करो, ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, लिखने तो फायदा है, फिर रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, C2H6 कहाँ से आया। हाँ आएंगी, वो आएंगी जब आगे, जब हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्यों, कहाँ तेरे दिमाग में कहाँ से आ गई SN1 SN2, अच्छा टेस्ट में आई थी। अच्छा जब वो नेम बेस सेक्शन आया था और साथ में वो था SN1 SN2, वो आगे आएगा। अब लिखा ना मैंने मैकेनिज्म, नेम बेस सेक्शन और मैकेनिज्म वो आएंगी वहाँ पर। और इस चैप्टर में है ही वो दो मैकेनिज्म, भविष्य, इस चैप्टर में है ही वो दोनों मैकेनिज्म, SN1 और SN2। क्लियर। अब ये क्लियर हुआ। अब शायद दूसरा प्रोडक्ट आप लोग एक और प्रिडिक्ट करा दोगे,
यहाँ पर मैंने आपको दे दिया CH3, यहाँ पर दे दिया CH2, यहाँ पर दे दिया CH3, इसको भी रेड कर दिया विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब देखो मुझे तो ना रट्टा लगा हुआ था इधर प्रोडक्ट्स को, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको लिख दिए CH3, यहाँ पर कर दिया CH2, यहाँ पर मैंने कर दिया CH2 और Cl, एक बार मैंने यहाँ पर कर दिया CH3, इधर मैंने कर दिया CH और इधर CH3 और इधर मैंने क्या कर दिया Cl। क्लियर, ये कर दिया ये। अगर ये कर दिया, अब तुम में से एक अद्धा घंटा रट्टा लगाए, तुम लोग बताओ रट्टा लगाने की जरूरत थी? इधर मैंने क्या किया, ये H और ये Cl को कंबाइन कर दिया, है ना, ये हाइड्रोजन और Cl को कंबाइन कर दिया, एक बार मैंने बीच वाले H को पकड़ के कंबाइन कर दिया। क्लियर। अब तुम लोग बताओ, ये डिफरेंट हेलोकेन्स तो थे, इस सेक्शन को एक और नाम दे सकता था आइसोमेराइजेशन, दे सकता था आइसोमेराइजेशन। क्यों? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट, है ना, तो इसलिए इस मेथड को डिस्कार्ड किया। या तो ये आइसोमर्स की फॉर्मेशन दे देगा, या ये क्या देगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोकेन्स। ऊपर डिफरेंट हेलोकेन्स थे और यहाँ पर क्या थे, आइसोमर्स है, तभी मुझे एक प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा, इसलिए इस मेथड को डिस्कार्ड कर दिया। सिर्फ कन्वर्जेंस के लिए इसे पकड़ेंगे और कहीं नहीं, उसी में उसी में। आप बताओ, मैंने अभी पूछना था, आपने मुझसे पहले पूछ लिया। इसका देख, एक नाम दे सकता था नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, इसका नाम दे सकता था आइसोप्रोपाइल। वो न्यूमैन प्रोजेक्शन जो तू जा कर रहा है वो एल्केन्स में थे, स्टैगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म वगैरह एल्केन्स में थी आइसोमराइजेशन, न्यूमैन प्रोजेक्शंस उनमें मत। नेक्स्ट मेथड कराने दे, मार्कोनिकव रूल, उसमें देखेंगे मेजर कौन सा माइनर कौन सा है, इसमें अभी नहीं, वो मेजर और माइनर को पकड़ते हैं अभी, ठीक है, मेजर और माइनर अभी पकड़ेंगे। इनमें तेरा आ गया नॉर्मल क्लोरो और एक आ गया आइसोक्लोरोप्रोपेन। हाँ जी, अब क्लियर हुआ। तो इस सेक्शन को नाम क्या दे दिया, दिस इज आवर आइसो, आ गया यहाँ पर ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन का लॉजिक। क्लियर हुआ, बताओ यहाँ तक तो क्लियर, ये फर्स्ट मेथड पूरा क्लियर हुआ। क्लियर, कर दो ऊपर। एक ना सर लास्ट टाइम जब आपको पढ़ा रहा था, याद है कौन सा रूल इंट्रोड्यूस, कौन सा, इधर इधर देखो मेरे साथ, लास्ट टाइम जब मैंने लेक्चर को एंड किया हाइपर कंजुगेशन, याद है वहां पे मैंने रूल क्लियर किया था, कौन सा रूल था वो, है ना, सेटिजेव रूल। तो एक तो ना यहाँ पे एक तो लास्ट टाइम ना जब मैंने आपको इसके स्पेलिंग लिखे थे, कॉपी में देखना मैंने आपको SATY लिखवा दिया था। क्लियर, वो से पहले आता है, से टी, सेटिजेव। क्लियर, से टी था, एक तो वो ठीक कर लेना मुझसे। इसने कहा भी था तानी से, मेरे दिमाग में नहीं था उस टाइम, तो से वर्ड पहले आता है, से फिर टी जेव था। एक रूल ये कराया था। अब जो आप बोल रहे थे तानिश, वो दूसरा रूल आ जाएगा, कौन मेजर प्रोडक्ट और कौन माइनर प्रोडक्ट, वो सेकंड आएगा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये ना दो रूल्स हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक 11th में किया था सेटिजर रूल, दूसरा कौन सा किया था, मार्कोनिकव रूल। हाँ, वो आ जाएगा इस सेकंड मेथड में। तो पहला मेथड कौन सा किया, एल्कीन। तो अब जो मेरा सेकंड मेथड आएगा दैट इज फ्रॉम, सेकंड मेथड यहाँ पर फ्रॉम एल्कीन्स आ जाएगा, फ्रॉम एल्कीन्स। क्लियर, तो ये मेथड ना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा भव्या, ये तुम्हारे पेपरों में कन्वर्जन्स का लॉजिक। क्लियर, यहाँ पे इनके कन्वर्जन्स के लॉजिक, अगर कन्वर्जन के लॉजिक्स नहीं आने तो यहाँ पे तुम्हें इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन तो देखो, पहला सिंपल लिखूँ, पहला सिंपल ना मैंने ये रिएक्शन लिखा ऐसे जैसे तुम्हारी बुक में दिया है, C2H4, इसको रेड किससे किया, विद HBr,
C2H4 इसको HBr से रेड किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया C2H5 और इधर मेरे पास क्या आ गया Br। क्लियर। अब देखो मैंने अगर ऑर्गेनिक की रिएक्शन ऐसे लिखने बैठ गया C2H4 रिएक्शन विद HBr तो C2H5Br, तो मैं तो ना यही रट्टा लगाता रह जाऊंगा। तुम्हें याद है आदत क्या डाली है, फ्रॉम एल्कीन्स है। पहला सिंपलेस्ट एल्कीन को अगर मैं ऐसे एक्सपैंड करूं तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन और फोर्थ हाइड्रोजन, एल्कीन आ गया। इस पे मैंने यहाँ पे एडिशन किसकी दिखानी है, ऑफ HBr। क्लियर। अब याद है डबल बॉन्ड पे हमेशा चीजें लाकर ऐड करेंगे। ये HBr जब भी टूटेगा क्या देगा, H प्लस और Br नेगेटिव। तो मैं पक्का है एक पे H और एक पे Br अटैच कर सकता था, H और Br अटैच। तो हमें यहाँ पर जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा पक्का है, एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ इधर H और इधर मेरे पास क्या आ गया Br, आ गया Br ग्रुप। और इसको नाम क्या दे दिया, इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे आ गया फॉर्मेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम लिख दिया। IUPAC अब तुम लोग बता दो, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। क्लियर। अब बताओ पहला प्रोडक्ट तो आसान रहा। क्लियर। अब दूसरा रिएक्शन ना, पहले ये बताओ ऑर्गेनिक बिल्कुल स्लो करा रहा था, समझ आ रहा है कैसे रिएक्शन जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम कर रहे थे आज ऑर्गेनिक, कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ स्ट्रक्चर को तोड़ता जा रहा था। तोड़ो इनको, जितना आप एक्सपैंड करोगे कोई ना कोई लॉजिक्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक। नंदिनी, मोदी जी का फोन आ गया, फिर रख दे, रख दे फिर। ठीक, पहला आ गया ये इथीन का रिएक्शन आ गया। क्लियर। अब इसके बाद ना जब मैंने नेक्स्ट लिखा, हाँ फ्रंट्स, तो यहाँ पर देखो मैं इससे रिएक्शन लिखता अगर C3H6 तब तो रेक्टिफिकेशन लगता। क्लियर। मैंने क्या किया, जो मेरे पास नेक्स्ट एल्कीन है सिंपल सा, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन आ गए। क्लियर। अब यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड, इधर मेरे पास क्या था H, इधर भी H, इधर भी H और इधर मेरे पास क्या था CH3, यही था ना। अब इसका भी रिएक्शन मैंने यहाँ पर किया किसके साथ, विद HBr। अब ना तुम लोग ध्यान रखना, जहाँ पे मैं ऐसे एरोस कर दूं, डबल एरो, अगर डबल एरो कर दूं दैट मीन यहाँ पे कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए जिस सेक्शन में ना तुम्हारे साथ ऐसे डबल बॉन्ड का डबल रिएक्शन कर दिया तो तुम्हें स्ट्राइक कर देगा, खन्ना सर ने ना यहाँ पे कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट बनाना है। कैसे, एक ने ऊपर ध्यान दिया H इधर किया था, Br इधर है ना, H इधर और Br इधर, तो उसने क्या किया इधर ही ग्रुप्स को ऐड करना है। तो उसने मुझे ऐड करके यहाँ पर क्या किया CH3, यहाँ पर मेरे पास कार्बन कार्बन H H H, इधर भी H और इधर क्या कर दिया Br। तो हमें इस बार जो प्रोडक्ट बना यहाँ पर क्या बन गया, वन ब्रोमो। ये अब समझ लेना रिएक्शन, जो पेपरों में ना कन्वर्जन का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, तो ये वन ब्रोमो प्रोपेन आ गया। अब एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर मैं नहीं ऐसे करूंगा, मैं Br को बीच वाले पे अटैच करना है। तो अगर मैंने बीच वाले पर अटैच किया तो ये CH3, यहाँ पे कार्बन कार्बन, तो यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। अब मेरे पास Br इधर और हाइड्रोजन इधर आ गया। तो देखो इस बार जो प्रोडक्ट बना मेजर वो कौन सा बन गया, यहाँ पर टू ब्रोमो प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन। अब इनमें क्या था, जब ये रिएक्शन किए तो मुझे ना ध्यान में था ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है ये बनता है माइनर। क्लियर। और ये जो दूसरा प्रोडक्ट बना है दिस इज फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। तो पता क्या मेरे सर कहते थे परसेंटेज मत लिखना, क्योंकि तुम लोग पता नहीं एनसीईआरटी में पढ़ोगे 25-75 दिया है, किसी में 80-20 दिया है, तो जो टीचर ना बुक्स को पकड़ लेते नहीं तूने गलत लिखा है 25 से नहीं है, तो सीधा लिख दो माइनर या मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। अब ना एक को तो यहाँ पे 11th क्लास का रूल याद था, कौन सा था, मार्कोनी का रूल। क्लियर। इसलिए मैंने आपको ना ये रूल नहीं बताया था मार्कोनी का, सिर्फ एक रूल बताया था सेटिज्म रूल। क्लियर। इसलिए ये मार्कोनिकव नहीं बताया था। अब पता क्या इस चैप्टर से ऑनवर्ड ये बड़ी जगह मार्कोनिकव रूल में आएगा। तो अगर किसी को याद है ये मार्कोनिकव रूल कहता क्या था, ये ना नेगेटिव को हमेशा ऐड करता था टू द कार्बन एटम विच बेयर्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
क्लियर। नेगेटिव को हमेशा ऐड करते थे टू द कार्बन विच बेयर्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट वाज आवर मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर, वो था मार्कोनिकॉफ रूल। इस वन कहता खन्ना सर आपने ऊपर वाले में तो ये बोला नहीं। क्लियर, ऊपर वाला देखा सिमेट्रिकल नहीं है एल्कीन। हाँ जी, ऊपर वाला एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है। कैसे सिमेट्रिकल, इधर भी दो हाइड्रोजन इधर भी दो है। क्लियर, मार्कोनिकॉफ रूल ऑलवेज कम्स इनटू पिक्चर फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ये अनसिमेट्रिकल के लिए आता था। और लॉजिक क्या था, नेगेटिव को ऐड करो टू द कार्बन एटम विच बेयर्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो मार्कोनिकॉफ था। क्लियर, अब एक ने ना मुझसे क्या कहा, खन्ना सर मैंने तो इसे ही मेजर प्रोडक्ट करना है, इसे ही मेजर करना है। अगर इसे मेजर करना है देन वी आर मूविंग अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ। अगर अगेंस्ट था तो इसमें हम लोग बस एक वर्ड क्या लिखते थे, पर ऑक्साइड इफेक्ट। पर ऑक्साइड इफेक्ट, कि अगर मैं यहाँ पे कोई पर यूज कर दूँ तो देन दिस कैन बी ऑल्सो फॉर्म्ड एज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, तब ये भी मेजर प्रोडक्ट हो सकता है। अब एक स्टूडेंट और मिला, पहले तो हो गया मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। अब पेपर में ये डिफाइन करना नहीं आएगा, डिफाइन मार्कोनिकॉफ या डिफाइन सेटिज्म, ये कभी नहीं आएगा। ऐसे इनके क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर, सेटिज्म आगे आएगा रिएक्शन जब करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन अभी नहीं, अभी सिर्फ ये मार्कोनिकॉफ रूल का आ गया कंसेप्ट। लिखवा दूं, ये तो इधर ध्यान रख, ये नेगेटिव को ऐड किया टू द कार्बन एटम विच बेयर्स लेस नंबर, लिखवाना मैं तो लिखवा भी दूंगा, मुझे कोई वो नहीं। खैर जब मुझे अभी खत्म करने थे, एक ब्रैकेट का माइनर लिखा मेजर लिखा, एक माइनर और एक मेजर। अब देख यहाँ पे ये दे दिया ना, जैसे इसे मैंने जब तानिश को ऐसे लॉजिक थोड़े से क्लियर किया था स्टार्टिंग में, तो पता क्या मुझे मार्कोनी का रूल पेपर में भूल गया। क्लियर, मेरा इतना दिमाग में चलता नहीं, मैं क्या खन्ना था 12th हो जाए, ये 11th आप कहाँ से करा रहे हो, मैंने तो 11th करनी नहीं। अब तुम लोग बताओ, अगर मुझे मार्कोनी का रूल नहीं स्ट्राइक करता, क्लियर, मार्कोनी का रूल नहीं स्ट्राइक करता, अब हर बातें आपस में बाद में, मुझे ना मार्कोनी का रूल याद नहीं रहा, भूल भाल गया, मार्कोनी का सेटिंग सारे रूल भूल गए। तुम लोग बताओ, ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है ये कहाँ से टूट सकता है इजीली, कहाँ से टूट सकता है इजीली, ब्रोमीन से। अगर ब्रोमीन से टूटा तो ये मुझे यहाँ पर क्या देगा, CH3 CH2 और CH2 प्लस, है ना। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को तोड़ूं, सार्थक आपसे कुछ नहीं पूछा ना, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से तोड़ूं तो क्या मिलेगा, कहाँ से ब्रेक करूं इजीली, Br से। चल अगर Br से ब्रेक किया तो मानता है इस CH3 को डिस्टर्ब नहीं किया, इस CH को आगे डिस्टर्ब नहीं किया, इस CH3 को डिस्टर्ब नहीं किया, इस पे चार्ज क्या आ गया प्लस। कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल लग रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला। ये ऊपर वाला कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और ये ऊपर वाला कौन सा है, अनस्टेबल होगा ना, तो नीचे वाला क्या होगा, स्टेबल। इसलिए मुझे भी भूल गया मार्कोनी का रूल। क्लियर, तो मुझे भी मार्कोनी का भूल गया, पर मुझे लॉजिक याद था कि ये मेजर प्रोडक्ट बन सकता है, क्यों, ये फॉलो करेगा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। अब क्लियर हुआ क्यों वो 3 लेक्चर किए थे आपके स्टार्टिंग के, वो कहीं ना मेरे 3 लेक्चर यूज में आएंगे। तो किसी को ये मार्कोनी का नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, बाकियों को क्या कहना, मुझे नहीं याद रहा। तो मुझे पेपर में क्वेश्चन तो आया, इसे कन्वर्ट करो इसमें, क्वेश्चन तो आ रखा है। तो मैंने देखा यहाँ पे Br प्रॉपर आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, क्यों, क्योंकि लॉजिकली दिस विल बी फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। पर जब मैंने पेरोक्साइड यूज किया, बेसिकली अगर 11th क्लास का किसी को मेरे साथ थोड़ा सा भी याद है, फिर वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी। तो फ्री रेडिकल के बेस पे दैट इज फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। अब इनकी मैकेनिज्म्स नहीं आनी, अब सिर्फ इनके लॉजिक्स है। तो अब बताओ, पूरा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्लियर, तो नेगेटिव को हमेशा ऐड कहाँ पे, पता क्या आज ये किया है, अल्कोहल फिनोल में फिर आएगा, एल्कीन आइन में फिर इस सेक्शन को पकड़ूंगा, कहीं ना कहीं तो मार्कोनी का रूल याद होगा मेरे साथ। क्लियर, तो नेगेटिव को हमेशा ऐड करो टू द कार्बन विच बेयर्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर नहीं पेपर में याद रहा, ये दो प्रोडक्ट्स बना लोगे इजीली। हाँ जी, ये दो प्रोडक्ट्स तो बना लोगे, जैसे ही दो प्रोडक्ट बनाए लॉजिक बना लोगे, ये बन रहा थ्रू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये किससे बन रहा प्राइमरी, ये स्टेबल था, तभी ये मार्कोनिकॉफ को फॉलो कर गया। ऊपर वाला अगेंस्ट है, अगर अगेंस्ट है तो इसमें एक कंडीशन और ऐड कर दी, दैट इज आवर पेरोक्साइड इफेक्ट। अब बताओ, पूरा रिएक्शन क्लियर हुआ सबको, हाँ जी सबको क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, एक स्टूडेंट ना जब पेपर देकर आया, खन्ना सर ये रिएक्शन तो मेरे आया ही नहीं। क्लियर, तुम्हारी मैम ने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रोपीन,
अब देखना यहाँ पर ये कन्वर्जन के लॉजिक सी एच, अब यहाँ पे तुम्हारे पेपर में ना मैंने कर दिया CH3, इधर मैंने कर दिया CH और इधर कर दिया CH2। मैंने एक बार प्रोडक्ट दे दिया फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमो प्रोपेन, और एक बार मैंने यहाँ पर दे दिया इसे कन्वर्ट करना है इनटू 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर, तुम्हारे पेपर में ये कन्वर्जन आ गई कि प्रोपीन को कन्वर्ट करो इनटू 1 ब्रोमो प्रोपेन या क्या था 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मुझे ना रिएजेंट याद नहीं रहते। क्लियर, अब तुम्हारे पेपर में ये कन्वर्जन तो आ रखी है, तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन का लॉजिक लिखूँ। पहले जब मैंने 1 ब्रोमो बनाया तो यहाँ पर मैंने CH3, इधर मैंने CH2, इधर मैंने CH2 और Br किया। जब मैंने ये सेकंड कन्वर्जन किया तो मैंने CH3, इधर CH और CH3, इधर भी कौन सा ग्रुप किया Br, यही किया ना। क्लियर, अब देखो तुम लोग रिएजेंट पेपर में खुद नहीं बना सकते। तुम लोग बताओ, ऊपर कार्बन डिस्टर्ब किए मैंने, जब ये कन्वर्जन की है कार्बन डिस्टर्ब किए, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक Br एक्स्ट्रा आ रहा है और एक एक्स्ट्रा क्या आ रहा है H। जब भी तुम्हें पेपर में अपने आप सही कर देगा, ये रिएक्शन HBr के साथ थी। जब इसे व्यू करो, इसमें भी एक्स्ट्रा क्या आ रहा है Br और साथ में क्या आ रहा है H, तो यहाँ पर भी HBr की एडिशन आ गई। एक स्टूडेंट अब थोड़ा और आगे देखा, यहाँ पे Br कहाँ पे अटैच किया, बीच वाले कार्बन पे। अगर बीच वाले पे किया ये स्टेबल था, अगर स्टेबल है तो तब मैंने इस सेक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया। ऊपर वाला रिएक्शन स्टेबल है, ऊपर वाला स्टेबल नहीं है। Br कहाँ जा रहा है, ऑपोजिट साइड जा रहा है। अगर ऑपोजिट जा रहा है अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ, अगर अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ दैट मीन HBr के साथ मुझे और क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पर ऑक्साइड इफेक्ट। यहाँ पे एक और वर्ड एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा साथ में, परोक्साइड इफेक्ट। इसलिए ना ऑर्गेनिक का रट्टा, फिर ये प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, फिर पेपर में गलत तभी बनेगा। हाँ वो लिख दे, कौन सा याद है बोल, पर उसको नहीं लेंगे, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। क्लियर, इसलिए एक उसे परोक्साइड को H2O2 चल अगर लिखना है तो एक और होता है ROOR, परोक्साइड। क्लियर, हाँ 3 ऑक्सीजन के साथ। क्लियर, ये आ जाते हैं परोक्साइड्स के कंसेप्ट। तो आप चाहे चल अभी अभी के लिए चाहे परोक्साइड भी लिख दो, क्योंकि इनमें भी यही आ गया। ठीक, तो अब बताओ यहाँ तक रिएक्शंस के लॉजिक्स क्लियर हुए। हर क्वेश्चन के साथ ना तुम्हें कोई ना कोई हिंट दिया है, और देना ये पेपर में बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। क्लियर, अब बताओ दो मेथड्स किए, दोनों के साथ साथ आपको क्वेश्चन बोल दिया कैसे कैसे आएंगे। किस्मत अच्छा रहा, सिर्फ कंप्लीट डायरेक्शन आ गया, या फिर ऐसे तुम्हें इनकी यूजेस आ जाएंगी डिफरेंट फॉर्म्स में। क्लियर हुआ सबको, हाँ जी क्लियर। अब करें इसके बाद नेक्स्ट कर दो, कुछ समझ आए दोनों मेथड्स जो किए, कर दो ऊपर। आज फिर लेट, हाँ, और एक साथ फिर तुम लोगों ने लेक्चर के बाद भागने की करनी सबने। कल का याद है टेस्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 9:30 to 11 और 11 to 12:30, पता है मंडे पेपर है, तो ध्यान रखना 9:30 से 11 और 11 से 12:30 दो टाइमिंग है। जब आना है देना जरूर पर टेस्ट। ठीक, अब करें थर्ड मेथड। थर्ड मेथड यहाँ पे आ गया फ्रॉम अल्कोहल्स, ये अल्कोहल से आ गया। क्लियर, अल्कोहल का पहले जनरल सा रिएक्शन लिखो। अब आपको ये रिएक्शन ना यहाँ पर लिखेंगे, पर इसको पढ़ना डिटेल में कहाँ पे, अल्कोहल के चैप्टर में ही है। क्लियर, मैंने क्या किया यहाँ पे ROH को ट्रीट किया। अब ना मेरी एक ये आदत बड़ी रहेगी, मैं जनरल फार्मूला लिख देता हूँ। जनरल फार्मूला कि पेपर में पता नहीं आपको मीथेनॉल आ जाए, इथेनॉल आ जाए, प्रोपेनॉल आ जाए, ब्यूटेनॉल आ जाए, इसलिए ROH लिख दिया। अब इसकी मैंने यहाँ पर रिएक्शन की विद कंसनट्रेटेड HCl, विद कंसनट्रेटेड HCl, और यहाँ पर मैंने जो रिएजेंट यूज किया दैट इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। क्लियर, मैंने ROH को रेड किया विद कंसनट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब तुम लोग सोचोगे ये दोनों जब रेड करेंगे क्या बन सकता है,
ROH और HCl अगर रेड करें क्या बन सकता है? गुड, लगे प्रिडिक्ट करने। यहाँ से क्या होगा, H और यहाँ से OH, वाटर बाहर आ गया, वाटर, तो यहाँ पे R के साथ Cl ग्रुप आ गया। ये पता क्या, आज आपको रिएजेंट इंट्रोड्यूस किया ल्यूकस, याद है 11th क्लास में 2 रिएजेंट्स किए थे, अगर किसी को याद हो। एक वहाँ पे यूज हम लोगों ने क्या किया था, दो, चल एक एल्केलाइन के मैंने बोला था, वो बेयर्स रिएजेंट था, क्लियर। और एक और आपको स्टार्टिंग में मैंने कौन सा कराया था बेयर्स रिएजेंट के साथ, अगर याद हो? हाँ जी, क्लियर। तो वहाँ पे चलो अभी मैं भी एल्केलाइन के मैंने फोर याद है, बेयर्स रिएजेंट था। ऐसे ना ये रिएजेंट पता क्या, जैसे जैसे नए आएंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। एक अगर किसी को याद हो, पहला किया था LC, लिंडलर्स कैटलिस्ट, फिर किया था BR, बर्च रिडक्शन या बर्च रिएजेंट। तो मेरे साथ जैसे जैसे रिएजेंट 3-4 इकट्ठे होने दो, आपको बॉक्सेस बनवा दूंगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग है और कौन स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर ये RCl की फॉर्मेशन आ गई। इस सेक्शन को ना आज मैंने यही रोका है, क्योंकि आगे जब अल्कोहल का चैप्टर करेंगे, इस सेक्शन के बेस में मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, क्लियर। इस सेक्शन के बेस पे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन आवर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं थ्रू रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और ना एक मेरी आदत रहेगी एरो पर, मैंने एरो पर तभी कोई चीज़ लिखनी है जब इसकी इंपॉर्टेंस है। तुम लोग प्रदीप उठाओगे ना, कोई भी बुक उठाओगे, सब में दे रखा है, तो मैं कितनों को रट्टा लगाता रहूँगा। हम लोग एरो पर तभी लिखेंगे जब इसका यूज़ है। अब देखा मैंने वर्डिंग क्या लिखी स्टार्टिंग में, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, इधर क्या बन रहा है, वाटर। वाटर क्या करता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या करता है, इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तुम लोग बताओ मुझसे, ली चटलिया प्रिंसिपल बड़ी बार किया है ना। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैक, है ना, क्योंकि वाटर क्या हो गया, कम हो गया। ये पर्पस है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एक तो ये रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा, कैसे ले गया फॉरवर्ड, क्योंकि ये क्या था, एनहाइड्रस है, तो इसकी एफिनिटी फॉर वाटर हाई था, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। तुम्हारे CBSE का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट रोल दिस जिंक क्लोराइड प्लेस, इसका रोल क्या था। तो इसलिए ना एरो पे तभी लिखेंगे चीजें जब इनकी इंपॉर्टेंस है। तो ये पहला रिएक्शन आ गया सिंपल, जिंक क्लोराइड का लिख दो। This helps to move reaction in forward direction. This helps to move reaction in forward direction as it has great affinity for water. As it has great affinity for water. Clear? As it has got great affinity for water. क्लियर हुआ? हाँ जी, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? एक रिएक्शन और है, लिखवा दूँ, वो भी लिखवा दूँ, एक रिएक्शन और भी है, करें नेक्स्ट रिएक्शन। और वो, हाँ जी, किसके, वो वहाँ पे आएगा, तब इस रिएक्शन को नाम क्या देंगे, ल्यूकस टेस्ट। वहाँ पे ये ल्यूकस टेस्ट आएगा, आज यहाँ पे हिंट लिख कर छोड़ दिया, ल्यूकस टेस्ट। इससे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल तीनों को डिस्टिंग्विश करेंगे, तीनों अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश। इसे अगर घर जाके प्रदीप में भी पढ़ोगे ना, उसने ये रिएक्शन यहाँ पर ऐसे देकर फिर छोड़ दिया कि इसको पढ़ना है डिटेल में, तो अल्कोहल फिनोल में जाओ, वहाँ पे इसे फिर उठाएंगे, क्लियर। अब पहले ये बताओ, यहाँ तक तो क्लियर हुआ? अब इसके बाद वो नोट तो कर ही ली थी सबने, हाँ जी, कर लिया था ना, चल फिर। अब इसका ना ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट था। मैंने अब ROH को यहाँ पर 3 केमिकल से ट्रीट करना है। एक इसे ट्रीट करना है विद PCl5, एक मैंने इसे ट्रीट करना है ROH को विद PCl3, एक मैंने ROH को यहाँ पे ट्रीट करना है विद SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड। और ये तीनों रिएक्शन ना बड़े इंपॉर्टेंट है। तुम लोग पिछले 5-6 साल का पेपर निकाल लो, 5-6 साल पेपर में ना 3-4 बार तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं। ROH, PCl3 और लास्ट वाले को SOCl2 को नाम क्या दिया, थायोनाइल, थायोनाइल क्लोराइड। अब देखो मैंने ना ये रिएक्शन आज पढ़े भी नहीं थे, क्लियर। मुझे ना मेरे सर ने जब पढ़ा रहे थे, देखो इतना साल पहले पढ़ा, 83-84 में जब मैंने अपनी 12th की, मुझे याद है मेरे सर ने ऐसे लिखकर ना प्रोडक्ट सिंपल लॉजिक्स दिए थे। कहते खन्ना एक तो R और Cl बनाना है, कहते बना दे RCl। दूसरा यहाँ से देखो ये H और Cl अगर कंबाइन कर जाए,
HCl बन गया, बन गया HCl। अब बचा क्या क्या, फॉस्फोरस कितने हैं, कितने बचे फॉस्फोरस, एक, ऑक्सीजन कितने बचे एक, Cl कितने बचे तीन, आ गया प्रोडक्ट। देखो यही बन रहा है कि नहीं, एक तो पक्का RCl बनना था, दूसरा हाइड्रोजन और Cl कंबाइन करके। अब बचा क्या, एक फॉस्फोरस और ऑक्सीजन भी एक, और Cl कितने रह गए तीन, आ गया ये। नेक्स्ट यहाँ पर ये तीन है, इसको भी तीन कर दो, इसे भी तीन कर दें। अगर तीन कर दिया तो एक प्रोडक्ट पक्का है, 3RCl बन गया। अब तुम लोग बताओ हाइड्रोजन कितने रह गए, एक, फिर देखो ध्यान से, हाइड्रोजन तीन, फॉस्फोरस एक, ऑक्सीजन, तो एक था घर जाकर रट्टा लगाना, H3PO3 H3PO3, एक था लॉजिक बना लो प्रोडक्ट्स क्या। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोडक्ट मैं तो बना दूंगा, मुझे पूरे करा दे, POCl3 पूरे करा दे, ठीक। तो यहाँ पे, और पता क्या, ये जो एसिड्स है, जब हम लोग करेंगे पी ब्लॉक, ये ऑक्सो फॉस्फोरस एसिड्स थे, याद है तुम्हें से किसी को तो याद होगा, ये H3PO4 है ना। तो वहाँ पे ना एसिड्स आएंगे डिफरेंट फॉर्म के, ये तुम्हारे एमसीक्यू का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इनमें कोई मोनोप्रोटिक है, कोई डाइप्रोटिक है, और कोई ट्राइप्रोटिक है, वो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पे इसको नाम क्या रखा, फॉस्फोरस एसिड, याद है H3PO4 बेसिकली क्या था, फॉस्फोरिक एसिड था, पर इसको यहाँ पे नाम दे रखा फॉस्फोरस एसिड। अब ये ना मुझे दो तो याद थे, लास्ट वाले में तुम लोग प्रिडिक्ट करोगे क्या क्या मिल सकता है। चलो गुड, एक तो पक्का है, RCl तो मिलना ही मिलना है, गुड। अगर इतनी जल्दी प्रिडिक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे SO2 मिल गया, और अब क्लियर हुआ मेरे साथ रिएक्शन को लिखने का, क्यों, इधर R और Cl कंबाइन कर गया, एक SO2 मिल गया और एक HCl मिल गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर ना मैंने एक और कंसेप्ट भी साथ लिखा है, एरोस बना दिए, एरोस बना दिए, एरोस बना दिए, तभी यहाँ पे सिर्फ RCl रह गया। इससे तुम्हारा CBSE का पहला कॉमन क्वेश्चन, ROH को तीनों से ट्रीट करूँ, PCl5 PCl3 और थाइनल क्लोराइड, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ हेलोल्केन एज मेजर प्रोडक्ट, विच मेथड इज प्रेफर्ड, तीनों में से किसको प्रेफर करूँ, इसे प्रेफर कर दूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे RCl प्योर फॉर्म में मिल रहा है ना, यहाँ पे RCl प्योर फॉर्म मिल रहा है, ये बाकी दोनों क्या आती है गैसेस बाहर। ये तुम्हारा MCQ का अगर आसान क्वेश्चन आना है इस चैप्टर में से, वो ये आता है, किस मेथड को प्रेफर करेंगे। तो इनको ना रट्टा मत लगाओ, ROH और PCl5 लिख लो, और तीनों रिएक्शन, और पता क्या, ये तीनों रिएक्शन मेरी होंगी ROH में फिर रिपीट होंगी, ये तीनों के तीनों फिर ROH में रिपीट उस चैप्टर में, क्योंकि देख यहाँ पे ये दोनों गैसेस मिली, गैसेस क्या हो जाएंगी, इवेपोरेट कर जाएंगी बाहर, तो RCl प्योर फॉर्म में रह गया, तो दैट ये प्योर फॉर्म है। ऊपर ये RCl प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा, बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, दैट इनको डिस्टिलेशन या कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और पता क्या, एक साल जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसने कहा था खन्ना सर मैं तो इसे प्रेफर करूंगा, क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है, कहता खन्ना सर क्वांटिटी, कहता प्योर है नहीं है, क्या था क्या फ़र्क है। और आजकल अगर पढ़ रहा होता तो कहता सर क्या फ़र्क है, पेट्रोल भी तो सारा डुप्लीकेट ही आ रहा है, क्लियर। तो अब कहता है, वो कहता खन्ना सर मैं इसे प्रेफर करूंगा, ये प्योर फॉर्म में नहीं है तो क्या है, क्वांटिटी तो ज़्यादा है इसकी, क्लियर। पर वो लॉजिक नहीं था, ये प्योर फॉर्म में था, दोनों गैसेस बन के क्या चलेगी सिस्टम से बाहर, तो इसे प्रेफर कर दिया। अब बताओ ये तीनों रिएक्शन याद रहेंगे ऐसे लॉजिक के बेस पे, क्लियर। अब तुम लोगों ने देखा मैंने बोर्ड पे कितनी बार लिखा और कितनी बार रब किया, है ना। तो तुम बच्चे ना अब ये सारे बनाते नहीं हो, अगर मेरे साथ ऐसे ही ये बॉक्सेस बनाने स्टार्ट कर लिए, या फिर ना बड़े स्टूडेंट ने मेरे से काम कर रखा है ऐसे करके, वो ना छोटे छोटे स्लिप्स बना लेते हैं या छोटे छोटे चार्ट्स बना लेते हैं और मेरे से करेक्शन करा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RX लिख दूँ, आज अगर वो पहला मेथड मुझसे कौन सा किया था, फ्रॉम एल्केन्स किया था, पहला मेथड फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स में मैंने क्या किया था, मीथेन को रेड किया था क्लोरीन के साथ, क्या बनाया था यहाँ पर CH3Cl और HCl, यही किया था। और यहाँ पर ना साथ में मैंने क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। सेकंड अगर याद हो तो मैं किससे किया था, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेकंड किया था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर किसी को याद है ऐसे किया था,
इसको रेड किसके साथ किया था, विद HBr। HBr के साथ रेड करके यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, कार्बन कार्बन कार्बन, एक बार Br इधर कर दिया, कार्बन कार्बन, एक बार Br इधर कर दिया, यहाँ पे टिक लगा के छोड़ दिया। या यहाँ पर एक और क्या लिख दिया साथ में, अगर किसी को था POE लिख कर छोड़ दिया, परोक्साइड इफेक्ट। थर्ड, आज मुझसे कौन सा मेथड किया, ROH। क्लियर, एक मैंने ROH को ट्रीट किया, ROH को दो चीज़ों के साथ, किसके साथ, जिंक क्लोराइड और HCl। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना था, RCl और साथ में वाटर। थर्ड, अगर तुम्हें याद हो, यहाँ पर क्या किया था, ROH को PCl5, PCl3 और थर्ड कौन सा था, थाइनल क्लोराइड। यहाँ पे टिक लगा के छोड़ दिया, यहाँ पे टिक लगा के। तो पता क्या, अगर आप ऑर्गेनिक को ऐसे लगे याद करने, फिर ऑर्गेनिक याद होगी। क्लियर, क्या होगा, तुम्हें ना 4 पेजेस याद नहीं रहेंगे, पर तुम्हें ये बॉक्स याद रह जाएगा। और इस बॉक्स में देखो, जितना मैंने आप पढ़ाया है, सारी चीज़ें नहीं आ गई, कोई चीज़ बता दो अगर नहीं आई जो पढ़ाया है। और क्या होगा, कहाँ तुम्हें 4 पेजेस आगे पीछे करने हैं और कहीं पे सिर्फ यही पढ़ना है। और ये पता क्या, अब तुम्हें अगर बताता, ये जो पैड्स बना रखे मैंने, है ना, ये यूनिवर्सिटी में मेरा पेपर था ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का पेपर था, वो था हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, और 50 नंबर में से 50 आते थे। और तुम्हारे खन्ना था, जब पेपर तैयार करके वहाँ रिएक्शन भूल गया सारी, पॉइंटों पे पास हो रहा था। तो मैंने क्या किया, सारी शीट पे ना क्रॉस लगाया था कि ये पेपर दोबारा देंगे। यूनिवर्सिटी में तुम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे ना, वहाँ पे कैरी ओवर होता है, तुम्हारा एक सेमेस्टर पेपर नहीं हुआ क्लियर, रहने तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर लेना। तो मैं पेपर को कैरी ओवर कर गया था। और हमारा जो डिपार्टमेंट था ना, वो ऑटोनॉमस बॉडी था, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। डिग्री हमें यूनिवर्सिटी की मिलती थी, पर हमारा जो पढ़ाने का पैटर्न था ना, वो IIT का था। तो हमारे वहाँ पे सबके रोल नंबर लगते थे, हमारे पेपरों में वहाँ पे नाम लिखे जाते थे। तो मेरे सर ने मुझे बुला लिया, कहते खन्ना मैं तुझे पास ही नहीं कर पाया, क्या पेपर में क्रॉस क्यों लगा दिए। मैं कहा सर, मैं पेपर में ना डायरेक्शन भूल गया था, मुझे याद ही नहीं रहे। फिर सर ने ना वहाँ पे डांटते नहीं थे, जब मेरे जैसे नहीं थे, डांट डूट लगाई, चल भाग जा, फिर मैं क्या करूँ। वो मुझे अपने ऑफिस में ले गए, कहते ये देख, हम लोग कभी मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, कभी मैं ऑनर स्कूल को पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं रिसर्च स्कॉलर को पढ़ा रहा हूँ, कहाँ तक पढ़ेंगे। तो तब उन्होंने मुझे ये दिखाया था, कहते मैं जब भी होता ना, अगर तुम्हारे ऑनर स्कूल की क्लास है तो मैंने ये पैड बना रखा है, जाने से पहले बस ये देख लेता हूँ, ये टॉपिक्स कवर करने हैं। ये टॉपिक सर ने ऐसे डाले थे। कहते देख, मैं अगर ऑर्गेनिक सारी रिसर्च कॉलेज तक पढ़ाना है, कहाँ तक याद रखेंगे। कहते देख तो नहीं, हम लोग तो चाय पी के तुम्हें पढ़ाने आ जाते हैं। तुम्हारा वहाँ पे ना कैफेटेरिया कॉमन था टीचर्स का और हमारा। तो उन सर ने मुझे आदत डाली थी, ये बॉक्सेस बना, कहते बॉक्सेस बना के कभी ऑर्गेनिक भूलेगी नहीं। और तुम्हें अच्छा सच ये बता दिया बॉक्सेस का। तो देखो, ये मैंने बनाया, तुम्हें से एक ने क्या कहा, करना सर मुझे तो यहाँ पे तीनों रिएक्शन प्रॉपर लिखने, तीनों लिख लो प्रॉपर। क्लियर, एक ने कहा खन्ना सर यहाँ पे आपने मार्कोनी का रूल तो कहीं लिखा ही नहीं। मैंने अपने लॉजिक में PO इफेक्ट लिख दिया, परोक्साइड। आप चाहे मार्कोनी का लिख कर छोड़ दो। ऊपर वाले पे मैंने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि मुझे ध्यान था, इसको प्रेफर नहीं किया। तो पेपर में ना तुम्हें ये बॉक्स पढ़ना आसान रहेगा, 5 पेजेस पढ़ने मुश्किल है। तो ये तुम लोग अगर ऐसे बॉक्सेस बना लोगे, सारी ऑर्गेनिक कंपाइल हो जाएगी। और पता क्या, हर साल मुझे, सारे बच्चे नहीं दिखाते हो, पर पक्का है हर ग्रुप में कोई ना कोई स्टूडेंट मिलता है जो मुझे ये रिएक्शन ना लिख कर कंपाइल करता था, खन्ना सर मैंने ये कंपाइल की है, मुझे चेक करा देना। अगर कोई प्रॉपर नहीं होगा मैं बता दूंगा। ठीक, अब बताओ ये सारे क्लियर हुए। हाँ भी भव्य, अब भव्य सोच रहा है अगली बार से अलग बैठना है, कि नहीं सोच रहा। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको, आर्यन।